स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आसमान धीरे धीरे काला हो गया और जल्द ही पूरा गढ़ अंधेरे में डूब गया। कई लोग रात भर जागे रहने से थक चुके थे और जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। हालांकि कुछ लोग बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ठीक इसी समय पैरों की एक मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज तेजी से पास आई और फिर धीरे धीरे दूर हो गई। किसी ने जिज्ञासावश दरवाजा खोला और आगे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं मिला, जिससे उनके चेहरे पर उलझन भरा भाव आ गया। उन्हें यकीन था कि उन्होंने पैरों की आहट सुनी थी। क्या यह उनका वहम था? वास्तव में ऐसा नहीं था। अंधेरी रात में सचमुच एक परछाई तेजी से गुजरी थी। ये परछाई कोई और नहीं, पार्थ था। वह 150 पाउंड वजन की 2 बोरियां हाथ में लिए हुए था और 2 और बोरियां उसके कंधों पर थीं, कुल 600 पाउंड से अधिक, और वह दीवार के अंदरूनी घेरे में दौड़ रहा था। ये सिर्फ सामान्य दौड़ नहीं थी, बल्कि हर बार जमीन पर उतरने की आवाज को कम करने की जानबूझकर कोशिश थी, ताकि मूल शारीरिक तकनीक के कौशल स्तर को तेजी से सुधारा जा सके। परिणाम स्वरूप लगभग हर चक्कर में मूल शारीरिक तकनीक के कौशल स्तर में लगभग 10% का सुधार होता था। 10 से भी कम चक्कर लगाने के बाद पार्थ को लगा कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है, जिससे संकेत मिला कि उसकी मूल शारीरिक तकनीक अपग्रेड हो गई है। मूल शारीरिक तकनीक स्तर 4 0%, हल्कापन स्तर 3, अस्थिरता स्तर 1। अस्थिरता। पार्थ की आंखों में आश्चर्य का भाव आया। यह मूल चाल तकनीक की एक विशेषता लगती थी। इसका प्रभाव बचाव इवेजन को 30% बढ़ाता था। मूल शारीरिक तकनीक का भी इस विशेषता को खोलना तर्कसंगत था। अगर यह उच्च स्तरीय बचाव विशेषता होती तो और भी बेहतर होता। उसने धीरे से आह भरी। वह दौड़ता रहा। इस बार एक चक्कर के बाद कौशल में सुधार केवल 5% से थोड़ा अधिक था। लगभग 20 चक्कर के बाद मूल शारीरिक तकनीक फिर से अपग्रेड हो गई। इस बार कोई नई विशेषता दिखाई नहीं दी। इस बार हर चक्कर में कौशल के स्तर में केवल 2.5% का सुधार हुआ। पार्थ फिर भी उत्साहित रहा। यह ध्यान देने योग्य था कि जब वह मेहुआ रुख पर चकमा देने का अभ्यास करता था तो उसके कौशल में सुधार की गति इससे कहीं धीमी थी। अंधेरी रात में कुछ परछाइयां एक साथ जमा थीं, जो पार्थ को लगातार गुजरते हुए देख रही थी। उनकी आंखों में गहरी प्रशंसा थी। हेमंत ने टिप्पणी की, कोई आश्चर्य नहीं कि पार्थ भाई के पास ऐसे कौशल हैं। इतनी देर हो चुकी है और वह अभी भी अकेले अभ्यास कर रहे हैं। जोयादा और अन्य लोग इतने मेहनती नहीं हैं। हाँ, चावल की 4 बोरियां उठाए हुए हैं, जिनका वजन कम से कम 600 पाउंड है। 600 पाउंड। मेरे लिए तो 100 पाउंड उठाना भी संघर्ष होगा। संघर्ष किसे नहीं होगा। और पार्थ भाई अब तक दर्जनों चक्कर लगा चुके होंगे, है ना? वह वास्तव में एक जबरदस्त आदमी है। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वे चौंक कर आंखें फाड़कर देखने लगे, लगभग मौत के डर से। पार्थ ने कहा, मेरे कंधों पर 2 और बोरियां रख दो। वरुण चौंक गया। पार्थ भाई, और जोड़ने का मतलब है 6 बोरियां? हाँ पार्थ भाई, शायद आपको थोड़ा कम करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। पार्थ ने उन्हें देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी पीठ उनकी तरफ की, अपने हाथों में रखी 2 बोरियां नीचे रखीं और अपने कंधों पर रखी बोरियों को स्थिर किया। इतने चक्कर लगाने के बाद उसे लगा कि यह वजन उसकी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर है। जरा सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति की शारीरिक विशेषता फिजिकल एट्रीब्यूट केवल 10 अंक होती थी, लेकिन उसकी 500 अंक तक पहुंच गई थी। एक सामान्य व्यक्ति 100 पाउंड वजन उठा सकता है और दौड़ने की अवस्था में 20 पाउंड लगभग सीमा होगी। इस गणना के आधार पर पार्थ ने अनुमान लगाया कि अपनी वर्तमान विशेषताओं के साथ वह 1000 पाउंड के भार के साथ आसानी से दौड़ सकता है। सिर्फ चलने के साथ ये 5000 पाउंड तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वह लोहे के कवच वाले गेंडे को भी उठाकर चल सकता है। ये देखकर दूसरे लोग और बहस नहीं कर पाए। उन्होंने सामूहिक रूप से 150 पाउंड की 2 चावल की बोरियां उठाईं और उनके कंधों पर रख दी। वरुण ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, पार्थ भाई, हो गया। चावल की 6 बोरियां, ये 900 पाउंड है। क्या पार्थ भाई इसे संभाल पाएंगे? पार्थ ने कहा, अच्छा है, धन्यवाद। अगर आप थक गए हैं तो बेझिझक जल्दी आराम करें। उसने बची हुई 2 चावल की बोरियां उठाईं और खड़ा हो गया। नहीं थके, नहीं थके, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। पार्थ की मदद करना उनके लिए एक दुर्लभ अवसर था। पार्थ की आकृति को तेजी से गायब होते देखकर उन्होंने फिर से उसकी प्रशंसा की। पार्थ ने दौड़ना शुरू किया और वास्तव में दबाव महसूस किया। एक चक्कर में पहले की तुलना में दुगनी ऊर्जा खर्च हुई। हालांकि कौशल में सुधार भी महत्वपूर्ण था। मूल रूप से ये प्रति चक्कर लगभग 2.5% सुधरता था, अब ये लगभग 4% था। 10 से अधिक चक्कर के बाद पार्थ संघर्ष करने लगा और उसकी दौड़ने की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। 3 और चक्कर के बाद पार्थ को लगा कि उसका शरीर फिर से हल्का हो गया है। मूल शारीरिक तकनीक स्तर 6 0%, हल्कापन स्तर 6, अस्थिरता स्तर 3। कोई नई विशेषता अनलॉक नहीं हुई। पार्थ ने सांस ली और एक नजर डाली। जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। वह मूल शारीरिक तकनीक को सुधारने में पूरी रात लगा देगा। मूल शारीरिक तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, बाद में उन हल्की फुल्की तकनीकों को अधिकतम करने के लिए उतनी ही कम अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होगी। चावल की 2 बोरियां नीचे रखकर वह लगभग 10 मिनट के लिए दीवार के सहारे टिका रहा, फिर दौड़ना फिर से शुरू कर दिया। इस बार हर चक्कर में कौशल के स्तर में केवल 2% का सुधार हुआ। 50 चक्कर के बाद उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ी। पार्थ को एक रोमांच महसूस हुआ और उसने उत्सुकता से कौशल बार की ओर देखा। मूल शारीरिक तकनीक स्तर 7 0%, हल्कापन स्तर 7, अस्थिरता स्तर 4, उछल कूद स्तर 1। उछल कूद हर कौशल स्तर कूदने की क्षमता को 30% बढ़ाता है।
कूदने की क्षमता में सुधार। पार्थ थोड़ा हैरान था। कूदने की क्षमता चपलता से संबंधित है। उसने विचार किया, लेकिन इस विचार को खारिज कर दिया। अगर उसने गलती से बोरियां गिरा दी तो अजीब होगा। प्रशिक्षण उपकरण अभी भी बहुत कम है। उसने धीरे से आह भरी और दौड़ना जारी रखा। समय बीतता गया। एक हल्की गर्म धारा के उठने के साथ मूल शारीरिक तकनीक स्तर 9 तक अपग्रेड हो गई। मूल शारीरिक तकनीक स्तर 9 0%, हल्कापन स्तर 9, अस्थिरता स्तर 6, उछल कूद स्तर 3। पार्थ पसीने से भीग गया था, मानो वह पानी से बाहर निकला हो। 2 और स्तर ऊपर, अब हर चक्कर में कौशल का स्तर केवल 0.5% बढ़ा, जिसका मतलब था कि एक स्तर अपग्रेड करने में 200 चक्कर लगेंगे। देर हो रही थी, इसलिए उसने रात का अंत करने का फैसला किया। वह विला में लौटा, नहाया और भरपेट भोजन किया। प्रवेश बल क्षेत्र में पहुंचने के बाद से उसके भोजन का सेवन पहले की तुलना में 2 गुना से अधिक हो गया था, जिससे हर भोजन पर 100 से अधिक संभावित अंक जुड़ते थे। दिन में 300 अंक जोड़ना बिल्कुल भी बुरा नहीं था। खाने के बाद पार्थ ने कौशल बार पर देखा। जल तैराव और घास पर सरपट दोनों मार्शल आर्ट समान लग रहे थे। मैं पहले घास पर सरपट से शुरू करूंगा। पार्थ ने सुबह जोयादा के साथ अपनी मुठभेड़ के दृश्य को याद किया। उत्सुकता महसूस हुई। सबसे पहले उसने कुछ अनुभव अंक जोड़े। घास पर सरपट को 1/3 सुधारा। 2 और अंक जोड़ने पर पार्थ ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया। उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से याददाश्त के एक खंड से भर गया। उसने उत्सुकता से देखा। घास पर सरपट, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषता, हल्का शरीर स्तर 1। हल्का शरीर, हर कौशल स्तर स्थायी रूप से चपलता विशेषता को 5 अंक बढ़ाता है। 5 विशेषता अंक बढ़ा रहा है। बुरा नहीं है। पार्थ ने सिर हिलाया। मतलब पूर्णता क्षेत्र तक अपग्रेड करने पर चपलता विशेषता में 25 अंक की वृद्धि हो सकती है, लगभग 10%। लेकिन केवल एक ही विशेषता, कोई और नहीं। उसने अपनी आंखें मली और फिर से जांच की। 2 बार पुष्टि की, वास्तव में केवल एक ही विशेषता। पार्थ ने सिर हिलाया और एक और अनुभव अंक जोड़ना पड़ा। इस बार कौशल स्तर को 20% बढ़ाया। 5 अनुभव अंक खर्च करने पर उसने फिर से हल्कापन महसूस किया और फिर कुछ नहीं। पार्थ ने कौशल बार पर देखा। घास पर सरपट, मामूली उपलब्धि 0%, विशेषता, हल्का शरीर स्तर 2। कोई नई विशेषता अनलॉक नहीं हुई। पार्थ ने अपना सिर खुजलाया। इस शारीरिक तकनीक वाले मार्शल आर्ट में कम विशेषताएं क्यों खुलती हैं? इसके बाद उसने 10 अनुभव अंक खर्च किए। इस बार उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। आखिरकार एक नई विशेषता अनलॉक हुई। घास पर सरपट, हॉल में प्रवेश 0%, विशेषताएं, हल्का शरीर स्तर 3, तेज चाल स्तर 1। तेज चाल, सक्रिय कौशल, सक्रिय होने पर लगातार थोड़ी मात्रा में शक्ति का उपभोग करता है। गति को 50% बढ़ाता है। हर कौशल स्तर अतिरिक्त रूप से गति को 10% बढ़ाता है। युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बस यही। पार्थ की आंखें चमक उठीं। जोयादा की अचानक गति का फटना निश्चित रूप से इसी कौशल का उपयोग करके हुआ होगा, जिससे पता चलता है कि उसका कौशल स्तर हॉल में प्रवेश है। यात्रा की गति में सुधार, मतलब नजदीकी युद्ध में ये कौशल बेकार है। पार्थ ने माथे पर बल डाला। वह चपलता विशेषता में वृद्धि की उम्मीद कर रहा था, जिससे लंबी दूरी की दौड़ और नजदीकी युद्ध दोनों को फायदा होता। रुको, उसने कुछ देखा। उसकी नजर आगे बढ़ी। थोड़ी मात्रा में शक्ति का उपभोग। वह हैरान था। क्या इसे क्यूई और रक्त की शक्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए? जोयादा, वह व्यक्ति तो सिर्फ मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार था। उसके पास उपभोग करने के लिए शक्ति कहाँ है? पार्थ ने माथे पर बल डाला। फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अन्य मार्शल आर्ट्स को देखा। उसने पाया, चाहे वह ताई ची मुट्ठी, स्तर 8 मुट्ठी या उल्का तीर तकनीक हो, उनके कौशल विवरण जो मूल रूप से क्यूई और रक्त की शक्ति का उपभोग करते थे, अब बदलकर शक्ति का उपभोग करने लगे थे। पिछली तकनीकें जो आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती थीं, वे अपरिवर्तित रहीं। तो ये सच है। पार्थ को एहसास हुआ। जब से वह एक मिंग जिन मार्शल कलाकार बना है, उसकी क्यूई और रक्त की आंतरिक शक्ति में बदल गई है। अब इन सक्रिय कौशलों को सक्रिय करते हुए उसे अब कमजोर स्थिति में पड़ने की चिंता नहीं थी। हालांकि ये चिंता उसके लिए कुछ हद तक अनावश्यक थी। हम उपभोग की मात्रा भी बदल गई है। पार्थ की नज़र भला ब्रह्मांड तय करता है विशेषता पर पड़ी। यह मूल रूप से सबसे शक्तिशाली प्रहार को उजागर करने के लिए बहुत अधिक क्यूई और रक्त का उपभोग करने का वर्णन करता था। अब यह मध्यम मात्रा में शक्ति का उपभोग करने का वर्णन करता था। सुधार अपरिवर्तित रहा। वास्तव में शक्ति एक उच्च स्तरीय ऊर्जा है। पार्थ ने सोचा, अगर वह अपने अंदर सच्ची क्यूई उत्पन्न करता तो ये मार्शल आर्ट विशेषताएं शायद फिर से बदल जाती। ताई ची मुट्ठी, स्तर 8 मुट्ठी, इन तकनीकों का उपयोग शरीर तड़पाना क्षेत्र, मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र और प्रवेश बल क्षेत्र में किया जा सकता था, और शायद प्रवेश बल क्षेत्र से परे भी। हालांकि प्रवेश बल क्षेत्र संभवतः उनकी सबसे बड़ी शक्ति की अवधि थी। उससे परे वे ऊर्जा के उपयोग के लिए अन्य मार्शल आर्ट से मेल नहीं खाएंगे। निश्चित रूप से ये सब केवल उसके अनुमान थे जो उसके सामने हो रहा था। विशेष बातें जानने के लिए उसे अगले बड़े क्षेत्र में कदम रखना होगा। पार्थ ने गहरी सांस ली और उसकी नज़र कौशल बार पर वापस पड़ी। सुधार करना जारी रखा। इस बार 20 अनुभव अंक खर्च किए। परिचित एहसास फिर से उमड़ा। घास पर सरपट, महान सफलता 0%, विशेषताएं, हल्का शरीर स्तर 4, तेज चाल स्तर 2। कोई नई विशेषता अनलॉक नहीं हुई। पार्थ मानसिक रूप से तैयार था। केवल अंतिम कौशल स्तर बचा है। उम्मीद है एक और विशेषता अनलॉक हो जाएगी। 30 अनुभव अंक जोड़ने के बाद घास पर सरपट आखिरकार पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गया। घास पर सरपट, पूर्णता कोई और सुधार नहीं, विशेषताएं, हल्का शरीर स्तर 5, तेज चाल स्तर 3, घास पर सरपट स्तर 1।
घास पर सरपट सक्रिय कौशल सक्रिय होने के बाद लगातार एक निश्चित मात्रा में शक्ति का उपभोग करता है। आधार चपलता विशेषता को 50% बढ़ाता है। घास पर चलने पर शक्ति की खपत को 50% तक कम करता है। हर स्तर वृद्धि अतिरिक्त 50% तक प्रभाव बढ़ाती है। पार्थ की आंखें चमक उठीं। यह इस मार्शल आर्ट की मुख्य विशेषता थी। चपलता विशेषता में 50% की वृद्धि। चाहे वह लंबी दूरी के लिए हो या छोटी दूरी के लिए, इसे लागू किया जा सकता है। कीमत के रूप में शक्ति की खपत अधिक होगी। हालांकि अगर घास पर हो तो शक्ति की खपत 50% कम हो जाती है। क्या ये वर्तमान जंगल के वातावरण के साथ पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है? बुरा नहीं है, और खर्च किए गए कुल अनुभव अंक 70 अंक से कम हैं। अभी भी 80 से अधिक अंक बचे हैं। ये जल तैराव को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। पार्थ की नज़र जल तैराव पर पड़ी। उसने अंक जोड़े। इस बार उसे जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि इसने केवल 2 अंक का इस्तेमाल किया। उसने मूल रूप से सोचा था कि जल तैराव यह मार्शल आर्ट घास पर सरपट से नहीं मिल रहा था। मूल चाल तकनीक पर एक नज़र डालने के बाद उसने पाया कि उत्तरार्ध पहले ही स्तर 9 से स्तर 11 तक अपग्रेड हो चुका था और एक नई विशेषता अनलॉक कर चुका था। मूल शारीरिक तकनीक स्तर 11 13%, हल्कापन स्तर 11, अस्थिरता स्तर 8, उछल कूद स्तर 5, तेज गति स्तर 1। तेज गति हर स्तर वृद्धि यात्रा की गति को 30% बढ़ाती है, युद्ध की स्थिति में अप्रभावी। एक यात्रा विशेषता तेज चाल की तरह यह युद्ध की स्थिति में अप्रभावी है। काफी अच्छा है, पार्थ ने सोचा। तेज चाल की तुलना में यह एक निष्क्रिय विशेषता है जिसके लिए शक्ति की खपत की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी नज़र वापस जल तैराव पर पड़ी। पिछली घास पर सरपट की तरह इसने भी अनलॉक किया और केवल एक विशेषता अनलॉक की। वह थी हल्का शरीर। जारी रखें। इस बार पार्थ ने 4 अनुभव अंक लगाए। परिचित एहसास फिर से आया। जल तैराव मामूली उपलब्धि 25%, विशेषताएं हल्का शरीर स्तर 2। कोई नई विशेषता भी अनलॉक नहीं हुई। पार्थ ने अंक जोड़ना जारी रखा। अपनी थोड़ी निराशा के लिए हॉल में प्रवेश क्षेत्र तक अपग्रेड करने पर एक विशेषता अनलॉक हुई जो तेज चाल भी थी। दोहराई गई। पार्थ थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। उसे खुद को समझाना पड़ा। इन दोनों मार्शल आर्ट्स का एक साथ उपयोग किया जा सकता था। हालांकि शक्ति की खपत दोगुनी हो जाएगी, लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में कोई आपात स्थिति आती है तो वे उपयोगी होंगे। अनुमान है कि महान सफलता क्षेत्र कोई नई विशेषता अनलॉक नहीं करेगा, पूर्णता क्षेत्र शायद करेगा। उसने सोचा। थोड़ा चिंतित था कि पूर्णता क्षेत्र में अनलॉक होने वाली विशेषताएं भी समान नहीं होंगी, है ना? नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कौशल का स्तर पूर्णता तक पहुंचा, पार्थ ने कौशल बार पर देखा। जल तैराव पूर्णता कोई और सुधार नहीं, विशेषताएं हल्का शरीर स्तर 5, तेज चाल स्तर 3, जल पर स्पर्श स्तर 1। जल पर स्पर्श सक्रिय कौशल सक्रिय होने के बाद लगातार एक निश्चित मात्रा में शक्ति का उपभोग करता है। आधार चपलता विशेषता 50% बढ़ जाती है। पानी पर चलने पर शक्ति की खपत 50% तक कम हो जाती है। हर स्तर वृद्धि अतिरिक्त 50% तक प्रभाव बढ़ाती है। पार्थ को अवाक होने का एहसास हुआ। वे अलग दिखते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से अभी भी वही हैं। केवल अंतर यह है कि एक घास पर लागू होता है और दूसरा पानी पर। निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि वे बेकार हैं। दोनों का एक साथ उपयोग करने से चपलता विशेषता में 100% की वृद्धि हो सकती है, जो युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है। कीमत दोगुनी शक्ति की खपत होगी। अनुभव अंकों को देखते हुए 30 से कम अंक बचे थे। पार्थ को जम्हाए। उसकी चपलता विशेषता रातों रात 50 अंकों से बढ़ गई थी। ओह, अगर मूल शारीरिक तकनीक को शामिल किया जाए तो और भी अधिक। काफी अच्छा है। वह खड़ा हुआ और ऊपर बेडरूम की ओर चला गया। पुराने बिस्तर को तहखाने में फेंक दिया गया था, जिसे एक नए सेट से बदल दिया गया था। जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसकी नज़र बिस्तर के पास रखी मेज पर पड़ी एक पुस्तिका पर पड़ी। क्या ये डाकू सरदार की डायरी है? पिछली बार डाकुओं को खत्म करने के बाद से उसने ये डायरी अपने पास रखी थी, ये सोचकर कि वह इसे कभी पढ़ेगा। फिर भी अब तक उसने इसे नहीं पढ़ा था। क्यों न अब एक नज़र डालूं? उसने बुदबुदाया और डायरी खोलकर देखने लगा। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उसने मोटे तौर पर डाकू बलवंत की कहानी समझ ली। उसका नाम बलवंत था। ज्यादातर लोगों की तरह वह इस विनाशकारी दुनिया में घूम रहा था। 2 या 3 साल पहले वह अंबिका नगर के बाहर अपने परिवार के साथ बस गया था। भले ही वह बस गया हो, लेकिन वह अभी भी गहरे पानी और जलती हुई आग में जी रहा था। कभी कभी रात में किसी पर भयंकर जानवर हमला कर देते थे। निवास स्थान पर लगातार सुरक्षा घटनाएं होती थीं। हर बार जब वह शिकार करने बाहर जाता था तो वह अपनी पत्नी और बेटी से दरवाजा बंद रखने के लिए कहता था और उसके अलावा किसी के लिए नहीं खोलने के लिए कहता था। वह ऐसे दिनों से तंग आ चुका था और उसने कसम खाई थी कि वह किसी दिन अपने परिवार को अंबिका नगर के अंदर ले जाएगा। पार्थ ने थोड़ा माथे पर बल डाला। इस तरह सोचते हुए, क्या यह आदमी वास्तव में एक अच्छा आदमी था? वह हत्यारा डाकू सरदार कैसे बन गया? आगे पढ़ते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कई पन्ने पलटे। पार्थ की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि उस गुंडेव नामक व्यक्ति ने पार्थ के परिवार का गढ़ को नष्ट करना चाहा। पता चला कि उसने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। डायरी में इस आदमी को गुंडेव नामक किसी व्यक्ति ने देखा था, जो लूटपाट करके जीने वाला चोर बन गया। चोरी का पैसा बाद वाले को सौंपता था। बाद वाले ने वादा किया था कि अगर वे अच्छा काम करेंगे तो उन्हें 1 साल के भीतर अंबिका नगर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। बलवंत उत्साह से भरा हुआ था। वह जानता था कि चोर होना बुरा था, लेकिन ये जल्दी पैसा कमाने का तरीका बहुत तेज था और इसने उसे अपनी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने की अनुमति दी। लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि गुंडेव ने अपना वादा नहीं निभाया। हर बार जब वह पूछता था कि उन्हें योग्यता कब मिलेगी, तो बाद वाला हमेशा कहता था, जल्द ही जल्द ही। इस तरह 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए।
उसके कई पुराने साथी मर गए, लेकिन वह बच गया। अंबिका नगर के बाहर अपने परिवार के साथ रहता था, बहुत सारा पैसा जमा किया, जीवन सुधर गया और धीरे धीरे उसने सेवानिवृत्त होने का विचार विकसित किया। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि वह पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि गुणदेव ने इसकी अनुमति नहीं दी। सूक्ष्मता से धमकी दी कि अगर उसने छोड़ने की हिम्मत की तो उसका परिवार मर जाएगा। लाचार होकर वह केवल बाद वाले के लिए काम करना जारी रख सकता था। आखिरकार एक डाकू गिरोह बना लिया, लूटपाट करके जीने लगा। आखिरकार गुणदेव के साथ सौभाग्यगढ़ सॉन्ग फैमिली कैसल चला गया। डायरी पछतावे, दर्द और शापों से भरी हुई थी। पार्थ ने पढ़ते हुए सिर हिलाया। यह आदमी आखिरकार वही बन गया जिसे वह नफरत करता था। जब उसने ऐसी चीजें करने के लिए सहमति व्यक्त की तो उसे यह सोचना चाहिए था। निश्चित रूप से गुणदेव और भी बदतर था, या बल्कि वह इन सभी घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड था। कौन जानता है कि उसके हाथों कितने लोग मरे। पार्थ ने कुछ और पन्ने पलटे। निम्नलिखित सामग्री तुच्छ थी, जो दूसरे व्यक्ति के प्रति कई शापों से भरी थी। इसे उबाऊ पाकर वह डायरी बंद करने ही वाला था कि उसने अचानक एक अंश देखा। अप्रत्याशित रूप से इस आदमी के पास चीजों को संग्रहित करने में सक्षम एक वस्तु है। धिक्कार है, उसके परिवार के जागृतिदाता अवेकेनर द्वारा दी गई होगी। पार्थ चौंक गया। चीजों को संग्रहित करने में सक्षम वस्तु? क्या ये काल्पनिक उपन्यासों की चीज नहीं है? क्या ये वास्तविकता में मौजूद है? ध्यान से सोचने पर अगर स्थानिक महाशक्तियों वाला कोई जागृतिदाता होता तो उनकी क्षमता का उपयोग करके एक भंडारण वस्तु बनाना संभव लगता है। पार्थ तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। सौभाग्य से अंत के करीब उसने तेजी से पन्ने पलटे। थोड़ा चिंतित था कि डायरी यहीं खत्म हो जाएगी। सौभाग्य से ये सिर्फ एक झूठा अलार्म था। रिकॉर्डिंग जारी रही। मैंने अनजाने में पता लगाया। उस समय मैंने उसे पैसा दिया, 2 से 3 मिलियन। वह अच्छे मूड में था। एक सिगरेट का डिब्बा खोला जो स्पष्ट रूप से खाली था, लेकिन मैंने उसे एक सिगरेट निकालते हुए देखा। मुझे सौंप दी, फिर एक और निकाली, अपने मुंह में रखी और डिब्बा बंद कर दिया। मैं स्तब्ध था, विश्वास नहीं कर सकता था। उसने गर्व से शेखी बघारी, कहा कि यह एक स्थानिक वस्तु है जो चीजों को संग्रहित करने में सक्षम है। केवल वही इसका उपयोग कर सकता है। अगर मैंने इसे ले भी लिया तो मैं नहीं कर सकता था। मेरे अविश्वास को देखकर उसने विशेष रूप से कई बार प्रदर्शन किया। मैंने देखा कि उसने मेज से पैसा सिगरेट के डिब्बे में रखा जो स्पष्ट रूप से खाली था। उसने इसे मुझे भी सौंप दिया, मुझसे कोशिश करने के लिए कहा। अगर मैं इसका पता लगा सकता हूं तो वह मुझे वस्तु दे देगा। मैंने उसके कार्यों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण सिगरेट का डिब्बा था। धिक्कार है, उसका घमंड भरा लुक अब भी मुझे क्रोधित करता है। उसने जानबूझकर मेरे सामने दिखाया। मैं वास्तव में इस अच्छी वस्तु को छीनना चाहता था और उपयोग विधि पूछना चाहता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। आह, काश मेरे पास ऐसी कोई वस्तु होती। इस अंश को पढ़कर पार्थ चकित था। दूसरे के शब्दों से यह अत्यधिक संभावना थी कि यह सच था। गुणदेव के पास शायद एक स्थानिक वस्तु है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट विधि की आवश्यकता होती है। अन्यथा ये सिर्फ एक साधारण वस्तु है। पार्थ ने पढ़ना जारी रखा। अगले कुछ पन्नों में सिगरेट के डिब्बे का कभी कभार जिक्र था, लेकिन बहुत कम। अंतिम पन्ने पर खत्म हो गया। जाहिर है वह उस दिन रिकॉर्डिंग जारी नहीं रख सका। पार्थ ने गहरी सांस ली, डायरी बंद कर दी। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में कुछ मूल्यवान जानकारी प्राप्त की। 1. यह मामला गुणदेव दूसरों को नहीं बताएगा, क्योंकि वह खुद दोषी था। 2. इस आदमी के पास भंडारण स्थान वाला एक अजीब सिगरेट का डिब्बा है। इस जानकारी के बिना अगर इसे प्राप्त भी किया जाता है तो इसे कबाड़ मानकर फेंक दिया जाएगा। निश्चित रूप से अगर वह इसका उपयोग करना चाहता था तो उसे इस आदमी के मुंह से विधि निकालनी होगी। एक पल में एक रात गुजर गई। अगले दिन भोर में पार्थ के परिवार का गढ़ के सामने एक बड़ा ट्रक आ पहुंचा। बहुत सारे लोग ट्रक पर बैठे थे, लगभग सभी बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। हालांकि जब गढ़ का दरवाजा खुला और पार्थ उनके सामने दिखाई दिया तो हर कोई पूरी तरह से शांत हो गया। पार्थ ने अरुण और ट्रक पर बंदूकें पकड़े अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराया और कहा, अरुण अंकल, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अरुण मुस्कुराया और कहा, क्या मेहनत है? ठीक है, सब लोग जल्दी से ट्रक से उतर जाओ, हमें अभी भी लोगों के अगले बैच को लेने के लिए वापस जाना है। हर कोई बड़े ट्रक से उतर गया, उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था। क्या ये जोयागढ़ है? अफवाह है कि यह बहुत सुरक्षित जगह है। लोगों का एक समूह आज्ञाकारी रूप से पंक्तिबद्ध हुआ, चारों ओर देखते हुए और फुसफुसाते हुए गढ़ में प्रवेश किया। इतनी ऊंची दीवारें, लगता है कि यह 4 मीटर से अधिक ऊंची होनी चाहिए। हाँ, न केवल ऊंची बल्कि मोटी भी। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये जगह भी बड़ी लगती है। इतने सारे घर हैं, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। क्या गुरदीप ने नहीं कहा था कि यह जगह 1 से 2000 लोगों को समायोजित कर सकती है? और पीछे खेत हैं जहां हम खाना उगा सकते हैं, भले ही और शिकार न हो, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने सुना कि गुरदीप ने कहा था कि सही समय पर सभी को जमीन का एक टुकड़ा आवंटित किया जाएगा। ये सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, आने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद हर कोई उत्साहित हो गया, लेकिन जो लोग मूल रूप से गढ़ के भीतर रहते थे वे तेजी से बेचैन होते गए। वास्तव में पार्थ ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इन नए आने वालों का क्या? अगर भविष्य में संघर्ष होता है तो पार्थ शायद इन लोगों का पक्ष लेगा, है ना? आखिरकार यह मानव स्वभाव है, अगर वे होते तो वे भी ऐसा ही करते। वास्तव में पार्थ ने भी इस पर ध्यान दिया। बस यही कहा जा सकता है कि इस तरह की चीज अपरिहार्य है और दोनों पक्षों को अनुकूलन के लिए कुछ समय चाहिए। ये केवल धीरे धीरे किया जा सकता है। बड़े ट्रक की दक्षता बहुत अधिक थी। एक सुबह के भीतर इसने पार्थ के परिवार का घर से सभी लोगों और सामान को पहुंचा दिया। पूरी प्रक्रिया बिना किसी दुर्घटना के सुचारू रूप से चली। निश्चित रूप से ये सिर्फ शुरुआत है, अगला घरों का आवंटन आता है।
सौभाग्य से वरुण और अन्य लोग पूरे गढ़ से बहुत परिचित थे। उनके मार्गदर्शन में ये 2 घंटे से भी कम समय में हो गया। पार्थ अपने परिवार को विला के सामने ले गया। शानदार इमारत को देखकर हर कोई स्तब्ध था। गुरदीप ने अपना मुंह चौड़ा खोला, पार्थ की ओर मुड़ा और कहा, छोटा पार्थ, क्या हम यहीं रहने वाले हैं? दीपा और चेतन ने भी देखा। उनके भावों से पता चला कि वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। हाँ, पार्थ असहाय था। ये बहुत बड़ा है। गुरदीप नहीं जानता था कि क्या कहना है। इस तरह का बड़ा घर, अब की तो बात ही छोड़िए, 10 साल पहले भी वह यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा सकता था। पार्थ हंसा, पिताजी, माँ, बस खड़े मत रहो, अंदर जाओ और देखो। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि अंदर जाने पर उसके माता पिता की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। निश्चित रूप से जैसे ही वे तीनों अंदर गए, अंदर से तुरंत चौंकने की आवाजें गूंज उठीं। तहखाने में प्रवेश करते ही तीनों ऐसे दिखे जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। लिविंग रूम में कुर्सियों पर बैठे थे। उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। दीपा ने पार्थ से पूछा, छोटा पार्थ, क्या मैं सपना देख रही हूँ? इतना बड़ा घर, अंदर बिजली और तहखाने में इतने सारे संसाधन, ये दृश्य केवल सपनों में दिखाई देता था। पार्थ ने बहुत आश्वस्त होकर जवाब दिया, माँ, चिंता मत करो, ये सपना नहीं है। चेतन ने आशंका से पूछा, भाई, क्या हम सच में इतने अच्छे घर में रह सकते हैं? पार्थ ने उसके सिर पर थपथपाते हुए मुस्कुराया, चिंता की क्या बात है? अंदर इतने सारे कमरे हैं, तुम जो कमरा चाहो उसमें रह सकते हो। गुरदीप कुछ कहने में हिचकिचाया। पार्थ ने पूछा, पिताजी, इसकी चिंता करने के बजाय मुझे लगता है कि आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपने गढ़ के लोगों को यहाँ के मूल निवासियों के साथ शांति से कैसे रख सकते हैं। गुरदीप एक पल के लिए रुका। उसकी भौहें तंग गईं। अगर इस समस्या को ठीक से नहीं संभाला गया तो यह अंतहीन परेशानी ला सकता है। पार्थ ने अपनी सारी सोच एक बार में व्यक्त कर दी, और गढ़ का निर्माण, अभी हमारे पास जनशक्ति की कमी नहीं है। जोयादा ने पहले लोगों से दीवारों का विस्तार कराया और अधिक खेत खोले, जो वास्तव में सही कदम था। जहां वे गलत गए वह ये था कि उन्होंने लोगों के साथ लोगों जैसा व्यवहार नहीं किया। शिकार दल को भी कुछ जनशक्ति से पूरक किया जा सकता है और गढ़ के लिए गार्डों की व्यवस्था की जा सकती है। निश्चित रूप से गुरदीप ने तुरंत घर के बारे में सोचना बंद कर दिया और इसके बजाय इन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये देखकर पार्थ ने मन ही मन माफी मांगी। उसे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए बहुत समय चाहिए था और उसके पास इन चीजों को प्रबंधित करने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन कल की घटना के बाद उसके पिता के लिए यहाँ प्रबंधन करना बहुत आसान होना चाहिए। एक शानदार दोपहर के भोजन के बाद पार्थ ने थोड़ा आराम किया, अपनी माँ से थोड़ी देर बात की और फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ गया। यहाँ का प्रशिक्षण मैदान पार्थ के परिवार का गढ़ के गोदाम के सामने की खुली जगह से 10 गुना बड़ा था और उस समय वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने उसके आगमन पर उत्साह से उसका अभिवादन किया। पार्थ ने फिर चाचा बलदेव को ढूंढा। बाद वाले ने अभी अभी खाना बनाना खत्म किया था और खाने ही वाला था। जब उसने पार्थ को आते देखा तो उसने अपनी कटोरी को चॉपस्टिक से थपथपाया और पूछा, एक कटोरी चाहिए? पार्थ ने बेबसी से हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही खा लिया है। बलदेव अंकल, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ रहना चाहिए। बाद वाला हंसा और सिर हिलाया, नहीं, मुझे गोदाम के पास रहना ज्यादा पसंद है। पार्थ क्षण भर के लिए अवाक रह गया। चाचा बलदेव हंसे और पूछा, कल कैसा रहा? कोई मुसीबत खड़ी करने वाला? पार्थ ने घटनाओं को संक्षेप में बताते हुए कहा, लगभग 1 दर्जन लोग थे। चाचा बलदेव ने सुना, बार बार सिर हिलाया और फिर कहा, तुमने जो कहा उससे तुमने जिन कुछ लोगों को चुना उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पार्थ ने सिर हिलाया, हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में शामिल होने देना चाहिए। बाकी लोगों के लिए कोई जल्दी नहीं है, पहले उनके चरित्र का निरीक्षण करें और फिर फैसला करें। तुम्हारी योजना के अनुसार चलते हैं। वैसे बलदेव अंकल, वास्तव में कल रात भी कुछ बुरा हुआ। पार्थ कड़वाहट से मुस्कुराया और बाद की घटनाओं को सुनाया। तो किसी को इसके बारे में पता था? निश्चित रूप से। ये सुनकर चाचा बलदेव की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत थी। पार्थ ने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली। हाँ बलदेव अंकल, और स्थिति हमारी अपेक्षा से अधिक गहरी है। मुझे ये डायरी उस डाकू सरदार बलवंत पर मिली। रिकॉर्ड के अनुसार सौभाग्यगढ़ का डिप्टी कप्तान गुणदेव वास्तव में इन डाकुओं के पीछे का मास्टरमाइंड है। उसे चाचा बलदेव के अंदर अंतरिक्ष वस्तुओं के बारे में जानने की चिंता नहीं थी। सबसे पहले, बाद वाले के कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं होंगे, और दूसरा, ये कुछ मूल्यवान जानकारी दे सकता है। ये सुनकर चाचा बलदेव की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसी चीजें गुप्त नहीं थीं, लेकिन उन्हें खुले में नहीं रखा जा सकता था। पार्थ ने उन्हें देखा। बलदेव अंकल, उस आदमी के अनुसार गुणदेव परिवार का अंबिका नगर में एक असामान्य दर्जा लगता है। चाचा बलदेव ने कहा, वास्तव में असामान्य है। अंबिका नगर में काफी जागृतिदाता हैं, लेकिन केवल कुछ ही सी लेवल जागृतिदाता हैं, और गुणदेव परिवार का जागृतिदाता उनमें से एक है। उसकी महाशक्ति काफी खास है। ये कहते हुए उसका भाव गंभीर हो गया। पार्थ ने उत्सुकता से पूछा, काफी खास? वह क्या है? चाचा बलदेव ने अपनी कटोरी और चॉपस्टिक नीचे रखी, धीरे धीरे बोलते हुए कहा, मन नियंत्रण। पार्थ हक्का बक्का रह गया। मन नियंत्रण, यह महाशक्ति वास्तव में काफी खास लगती है। चाचा बलदेव कड़वाहट से मुस्कुराया, मैंने तुमसे पहले कहा था, मार्शल कलाकारों के लिए जागृतिदाता से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई भी हो, ये हमेशा बहुत मुश्किल होता है, खासकर मन नियंत्रण वाले, और भी भयानक। ये सिर्फ मैं ही नहीं, परिवर्तन बल के और भी शक्तिशाली मार्शल कलाकार एक बार ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होने पर ज्यादा से ज्यादा वे हिल नहीं सकते। सबसे बुरा, उनके कार्य पूरी तरह से अनियंत्रित होते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी जागृतिदाता के लिए बस एक विचार दूर है। ओह हाँ, इसकी बात करते हुए मुझे याद है, अंबिका नगर में प्रवेश बल क्षेत्र के कई मार्शल कलाकार हैं जिन्हें उसने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। वे दिल की गहराई से उसका पालन करते हैं, वे जो वास्तव में उसके लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं।
पार्थ ने सुना, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम है? चाचा बलदेव ने हल्के से आह भरते हुए सिर हिलाया। होना चाहिए। वास्तव में प्रवेश बल क्षेत्र तक पहुंचने वाले मार्शल कलाकार सभी परिपक्व और लचीले व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के सामने वे एक पल भी नहीं टिक पाते, पूरी तरह से कुचल जाते हैं। पार्थ ने हालांकि राहत की सांस ली। ध्यान से सोचने पर आध्यात्मिक शक्ति में अंतर के अलावा उसे कोई अन्य उपयुक्त कारण नहीं मिल सका। चाहे मार्शल कलाकार हो या साधारण लोग, जागृतिदाताओं की तुलना में आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना बेहद मुश्किल है। हालांकि अगर ऐसा है तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से एहतियात के तौर पर आध्यात्मिक रक्षा के लिए चंद्र अवलोकन तकनीक को पूर्णता क्षेत्र तक तेजी से बढ़ाना अभी भी आवश्यक है। पार्थ ने कुछ सोचा और पूछा, बलदेव अंकल, क्या यह मन नियंत्रण जागृतिदाता भयंकर जानवरों को नियंत्रित कर सकता है? चाचा बलदेव रुका, पार्थ को देखा। लगता है वह नहीं कर सकता। उसने ध्यान से याद किया, अंबिका नगर में अपने समय के दौरान शहर को घेरने वाली भयंकर जानवरों की कई घटनाएं हुई थीं। जागृतिदाता मौजूद था, लेकिन उसने उसे हमला करने वाले भयंकर जानवरों को नियंत्रित करते हुए नहीं देखा। इसके बजाय उसने नियंत्रित मार्शल कलाकारों को अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर किया। मैं समझ गया। पार्थ ने सिर हिलाया। लगता है कि वह व्यक्ति केवल मनुष्यों को ही नियंत्रित कर सकता है। चाचा बलदेव ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, छोटा पार्थ, यह मामला काफी पेचीदा हो सकता है। गुणदेव नामक इस व्यक्ति में केवल मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र की ताकत होनी चाहिए। उसे खत्म करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे के जागृतिदाता को पता चला तो यह परेशानी भरा होगा। यह मुश्किल है, पर इसे सुलझाना होगा। पार्थ के लहजे में लाचारी थी। तुम सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। 1 या 2 दिन में वह आदमी जरूर शक करेगा और यहाँ फिर से किसी को जांच के लिए भेजेगा, या शायद खुद ही आ जाए। खुद आ जाए? चाचा बलदेव बुदबुदाए। अगर वह सचमुच खुद आता है तो शायद यह अच्छी बात हो सकती है। नहीं, शायद नहीं। उन्होंने माथे पर बल डाला। अगर गुमान नाम का आदमी व्यक्तिगत रूप से आता है तो यह एक जाल में फंसने जैसा होगा। पार्थ और वह आसानी से उससे निपट सकते हैं, पर समस्या यह है कि उनकी गतिविधियां छिपी रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि वह वापस नहीं लौटा है तो वे निश्चित रूप से पार्थ के परिवार के घर में जांच के लिए आएंगे। यह असंभव नहीं है। किसी स्तर का जागृत व्यक्ति भी व्यक्तिगत रूप से आ सकता है। उस समय पार्थ के परिवार के गढ़ का क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल, पार्थ ने वही सोचा जो चाचा बलदेव सोच रहे थे और निर्णायक भाव दिखाया। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे सौभाग्यगढ़ के पास ही मार दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके। रही बात कि इससे बड़ी मुसीबत खड़ी होगी या नहीं, अभी हम इतना नहीं सोच सकते। चाचा बलदेव चिंतित दिखे। अगर वे गुमान को जल्दी नहीं निपटाते तो मुसीबत बढ़ती ही जाएगी। अगर वे उसे जल्दी निपटाते हैं तो गुमान के परिवार के जागृत लोग भी आ जाएं तो उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि गुमान को किसने मारा। हालांकि सौभाग्यगढ़ में विशेष रूप से रक्षक दल के कप्तान को मारना कोई आसान काम नहीं था। पार्थ ने इस विषय पर और बात नहीं की और इसके बजाय पूछा, चाचा बलदेव, क्या अंबिका नगर में कोई स्थान वस्तु स्पेस आइटम बिकने के लिए है? तुम्हें ये कैसे पता? चाचा बलदेव हैरान दिखे। पार्थ ने अपने सामने रखी डायरी की ओर इशारा किया। उस डाकू ने इसका जिक्र किया था। उसने कहा था कि कैप्टन गुमान के पास एक खाली सिगरेट बॉक्स जैसी कोई चीज थी जिसमें वह चीजें रख और निकाल सकता था। लेकिन ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने का कोई खास तरीका होता है क्या? सही कहा। चाचा बलदेव को याद आया, मैंने इन स्थान वस्तुओं के बारे में सुना है। उनका भंडारण आकार चाहे जो भी हो, वे अत्यंत कीमती होती हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटा, लगभग 1 घन मीटर वाला, केवल जागृत व्यक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है और 1 घन मीटर का होने पर भी 10 लाख में बिक सकता है। 10 लाख? पार्थ ने आह भरी। ऐसी चीजें सचमुच कीमत के लायक थीं। उसने सोचा कि क्या कैप्टन गुमान के पास जो सिगरेट बॉक्स था वह 1 घन मीटर का था? हाँ, ऐसी चीजें अक्सर पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। और खास तरीके से तुम्हारा मतलब स्थान ताला स्पेस लॉक से है ना? स्थान ताला? पार्थ उलझन में था। हाँ, हर स्थान वस्तु में निर्माण के समय एक स्थान ताला होता है जो स्मार्टफोन को अनलॉक करने जैसा है, जिसके लिए पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। इस तरह दूसरे लोग इसे पाकर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओह, मैं समझा। पार्थ को अचानक समझ आया। वह सोच रहा था कि यह कुछ और अनोखा होगा, लेकिन यह काफी सरल निकला। बेशक ऐसे तरीके स्थापित करना आसान नहीं था। वह भी उन लोगों का बहुत सम्मान करता था जो ऐसी स्थान वस्तुएं बना सकते थे। क्या तुम उसकी स्थान वस्तु पर निशाना साध रहे हो? चाचा बलदेव ने पूछा। पार्थ मुस्कुराया। अगर दूसरे पक्ष ने उसे उकसाया नहीं होता तो चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह केवल उसकी प्रशंसा करता। लेकिन अगर वह दुश्मन है तो कहानी अलग थी। फिर भी सावधान रहना। चाचा बलदेव आशावादी नहीं थे। ये बाहरी चीजें प्रतिद्वंद्वी को हराने जितनी जरूरी नहीं है। ये सुनकर पार्थ ने तुरंत सिर हिलाया। अगर समय ने अनुमति दी तो वह प्रतिद्वंद्वी से पूछताछ करेगा, वरना उसे वह चीज छीनकर भागना होगा। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने बाहर कदमों की आहट सुनी। क्या आप पार्थ भाई को ढूंढ रहे हैं? वह अंदर हैं। यह विजय की आवाज थी। हंसी की एक लहर भी आई। पार्थ ने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा, ये सोचकर कि कौन उसे ढूंढ रहा होगा। क्या ये वरुण और उसका गिरोह हो सकता है? फिर दरवाजे पर लंबे बालों वाली एक आकृति दिखाई दी। वह मेघा थी। उसके गाल लाल थे। वह घबराकर जमीन की ओर देख रही थी। विजय ने पार्थ को आंख मारी, जैसे कह रहा हो, पार्थ भाई, मैं उसे ले आया हूं, बाकी आप पर है। शानदार काम पार्थ भाई, सच में हमारे लिए एक रोल मॉडल। गजब, आगे बढ़ो पार्थ भाई, हम आपके साथ हैं। उसके पीछे लोगों का एक समूह आंखें मिचकाकर मजाक के अंदाज में इशारे कर रहा था।
अहम। चाचा बलदेव खां से खड़े हुए और बोले, मेरा पेट भर गया, तुम लोग बातें करो। वह कमरे से बाहर चले गए, जाने से पहले मेघा पर एक नजर डाली, जिससे उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। ये दोनों युवा, इनका सच में कुछ है। चाचा बलदेव ने मन ही मन सोचा। वह पहले ही उनकी बातचीत देख चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। युवा लोगों के लिए ये सामान्य है। शर्माती हुई मेघा को देखकर पार्थ ने जल्दी से उसे अंदर आने को कहा। बाहर देखा और पाया कि हर कोई उनकी ओर ही देख रहा है। यहाँ तक कि गुरदीप ने भी संतुष्टि भरी मुस्कान पहनी हुई थी। छोटा पार्थ सचमुच बड़ा हो गया लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा। कमरे के अंदर पार्थ ने गला साफ किया और पूछा, मेघा, तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आई? क्या कल्पना विधि विजुअलाइजेशन मेथड के अभ्यास में कोई समस्या है? मेघा चौंक गई और घबराहट में बोली, पार्थ, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि किसी ने दूरबीन से डाकू के घोड़ों को तुम्हारे साथ देखा था? हाँ, तो क्या हुआ? पार्थ उत्सुक था। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें चिंता है कि वे हमारी पहचान जान जाएंगे। तुम सौभाग्यगढ़ जांचने गए थे, लेकिन कहा था कि उन्हें हमारी पहचान नहीं पता चली। स्थिति अलग हो सकती है। ये स्पष्ट नहीं है कि वे जानते थे या नहीं, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से जानते थे और वह केवल एक व्यक्ति नहीं था। मेघा का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखें खुली थीं, वह बिना पलक झपकाए देख रही थी। तुम्हें कैसे पता? क्या ऐसा हो सकता है? पार्थ हैरान और उत्साहित था। क्या मेघा ने फिर से अपने सपनों में भविष्य देख लिया? मेघा ने दरवाजा जांच किया और पार्थ को धन्यवाद देते हुए फुसफुसाया, आपकी मदद की वजह से मैं कल्पना विधि में प्रवेश कर गई लगती हूँ और मेरी आध्यात्मिक शक्ति काफी बढ़ गई है, जिससे मैं सक्रिय रूप से भविष्य देख सकती हूँ। पार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने तुरंत पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने एक आदमी को एक कमरे में प्रवेश करते देखा। उसने अपनी पहचान बताई, फिर अंदर बैठी एक महिला से पूछताछ शुरू कर दी कि क्या उसने डाकू के बारे में किसी से बात की थी। महिला ने इनकार किया और दया की भीख मांगी। मेरी आध्यात्मिक शक्ति सीमित है, मैं केवल कुछ सेकंड ही देख पाई, लेकिन ऐसा लगा कि वह आदमी और महिला दोनों जानते थे कि डाकू के घोड़े हमारे पास थे। मैं तुम्हें बताने के लिए जल्दी से आई। मेघा ने बात खत्म की और चिंतित दिखी। पहले की लज्जा फीकी पड़ गई थी, उसका चेहरा पीला था, जिससे पता चल रहा था कि वह या तो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी या भविष्य देखने से थक गई थी, या दोनों। मैं समझा। पार्थ ने विचार किया, क्या तुमने उस आदमी की पहचान सुनी? हाँ, मेघा ने सिर हिलाया। उस आदमी ने खुद को कैप्टन गुमान बताया। ये सुनकर महिला बहुत डर गई थी। ये वही है। पार्थ ने आंखें सिकोड़ लीं। ये कैप्टन गुमान के अलावा और कौन हो सकता था? उसने उसे सब कुछ समझाया जो हुआ था। मेघा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी रीढ़ में से हरन दौड़ गई। तो लोग पहले ही मुसीबत खड़ी करने आ चुके थे और वह केवल एक समूह नहीं था। पार्थ ने उसे ये सब नहीं बताया था ताकि वह परेशान न हो। अब एक और भी डरावना व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उन्हें क्या करना चाहिए? पार्थ गहरी सोच में डूब गया। इसका मतलब यह था कि जिस महिला को वे नजरअंदाज कर गए थे, वह मुखबिर थी। अगर गलती नहीं हुई तो वह कमरे में थी, लेकिन दूसरों की बातचीत में दबकर उसने कोई आवाज नहीं की। क्या उसने गुमान को खबर दी? लेकिन मेघा के अनुसार महिला ने उसे पहले नहीं पहचाना। फिर उसे कैसे पता चला? कुछ अज्ञात विवरण जरूर होने चाहिए। अचानक एक विचार कौंधा। मेघा की क्षमता भविष्य देखने की थी, यानी उसके दिमाग में जो दृश्य थे वे भविष्य की घटनाएं थीं। ये समझते हुए उसने तुरंत पूछा, मेघा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो दृश्य देखे वे कब होंगे? हाँ, मेघा ने सिर हिलाया। अब से लगभग आधे घंटे बाद, मुझे आने में लगे समय को देखते हुए हमारे पास लगभग 15 मिनट हैं। ठीक है। पार्थ की आंखें चमक उठीं। गुमान को मारना मुश्किल नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत से वह दफ्तर में घुस सकता था, उसे मार सकता था, फिर अफरा तफरी के बीच भाग सकता था। लेकिन तब वह अंतरिक्ष वस्तु के उपयोग के बारे में गुमान को कैसे पता चला, या क्या किसी और को पता था, ये सब कैसे जान पाएगा? मेघा का ये पूर्वानुमान कि गुमान 15 मिनट में अकेला कार्रवाई करेगा एक उत्कृष्ट खबर थी। भविष्य देखना सचमुच असाधारण था। मेघा, चेतावनी के लिए धन्यवाद। मैं जाकर उसे ढूंढूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। क्या तुम सौभाग्यगढ़ जा रहे हो? मेघा हैरान थी। उसे उसकी योजना का एहसास हुआ और उसने आग्रह किया, सावधान रहना, सुरक्षित वापस आना। हाँ, चिंता मत करो। पार्थ खड़ा हुआ, कुछ निर्देश दिए, फिर बाहर की ओर भागा। उसके पास केवल एक चाकू था, लेकिन ये काफी था। अगर सब ठीक रहा तो वह उस बूढ़े आदमी से गुप्त मैनुअल भी वापस ले सकता था। आखिरकार एक बार गुमान मर गया तो सौभाग्यगढ़ में कड़ी सुरक्षा हो जाएगी। अनावश्यक होने पर न जाना ही बेहतर है। एक ऑफ रोड वाहन धीरे धीरे सौभाग्यगढ़ में प्रवेश किया, शहर की दीवार पर खड़े पहरेदारों की सम्मानपूर्वक निगाहों के नीचे। कैप्टन गुमान इस बार अंबिका नगर से काफी जल्दी वापस आ गए, है ना? अगर मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने कल दोपहर ही प्रस्थान किया था और अभी तो बस दोपहर हुई है। किसी ने जोर से पूछा। हे, क्या तुम्हें लगता है कि कैप्टन गुमान हमारी तरह हैं, दुनिया से अनजान? बिल्कुल, हमारे लिए अंबिका नगर जाना एक बड़ी बात है और सब कुछ नया लगता है, लेकिन कैप्टन गुमान के लिए ये खाने पीने जितना ही सरल है। शायद वह पहले से ही इससे थक चुके हैं। लोगों की तुलना करना सचमुच निराशाजनक है। सभी ने सिर हिलाया और आहें भरी, ईर्ष्या से भरे हुए। गुमान ने ऑफ रोड वाहन को आंगन में पार्क किया, एक सिगरेट बॉक्स निकाला, एक सिगरेट निकालकर जलाई और एक कश लिया। इस बार वह बलवंत के परिवार को निपटाने के लिए वापस गया था। वहां काम निपटाने के बाद अगला काम यहाँ का है। दरअसल ये काम दूसरे लोग भी कर सकते थे, उसे व्यक्तिगत रूप से करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हर अतिरिक्त व्यक्ति के जानने से खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। खुद करने से हालांकि थकावट होती है, पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा वह उस महिला से पूछना चाहता था कि क्या उसने इस मामले के बारे में किसी और को बताया था।
कोई पहले से ही बाहर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ इंतजार कर रहा था। गुमान ने उस पर एक नजर डाली, स्पष्ट रूप से 2 बार हंसा और कहा, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। जी। उस व्यक्ति ने यह सुनकर निराशा का एक निशान दिखाया, जल्दी से सिर झुकाया और पीछे हट गया। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद गुमान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके पीछे किसी ने यह देखा और हैरान दिखा, लेकिन ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। गुमान कई गलियों से गुजरा, आखिरकार उसने अपनी निगाहें सामने की एक आवासीय इमारत पर टिका दी। उसका मुंह एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गया क्योंकि वह धीरे धीरे ऊपर चला गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वह एक दरवाजे के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया और दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक महिला की थोड़ी डरी हुई आवाज गूंजी। रक्षक दल, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। गुमान की आवाज गूंजी। सुमन का शरीर कांप गया, यह आवाज कुछ अलग लगी। उसने दरवाजे के छेद से देखा और सामने वाले आदमी को देखा। उसकी एक दोस्ताना मुस्कान थी और उसने गहरे रंग की रक्षक दल की वर्दी पहनी हुई थी। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। आप कौन हैं? आप मुझे कैप्टन गुमान कह सकती हैं। गुमान बात खत्म करते ही सीधे अंदर चला गया, लापरवाही से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे को संक्षेप में स्कैन करने के बाद उसने पूछा, क्या इस घर में सिर्फ तुम हो? सुमन ने घबराकर सिर हिलाया, बस मैं ही हूँ कैप्टन गुमान। आपको यहाँ किस काम से आना हुआ? मानो अभी भी सुनिश्चित न हो, गुमान घर के चारों ओर चला, दरवाजे खोले और पुष्टि की कि कोई नहीं है, फिर लिविंग रूम में लौट आया। सुमन का दिल उसके गले में आ गया। एक अशुभ पूर्वाभास ने जगह बना ली। मुझे बताओ, तुमने डाकुओं के बारे में और किसे बताया? गुमान ने मुस्कुराते हुए पूछा। डाकू? सुमन ने उसे खाली नजर से देखा और पूछा, कौन से डाकू? उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की, यह जताना चाहा कि वह झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन उसका थोड़ा कांपता हुआ शरीर ने उसे धोखा दिया। बैंग! गुमान ने अपनी कमर से हैंडगन निकाली और मेज पर रख दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला उसके साथ चालबाजी करेगी, वास्तव में वह खुद को ज्यादा आंक रही थी। धम! सुमन तुरंत जमीन पर घुटने टेक दी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका नाजुक शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। कैप्टन गुमान, कृपया मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। वह रोई, मुझे यह इत्तेफाक से पता चला और मैंने किसी और को नहीं बताया। बकवास! गुमान ने शब्दों को थूका, बात यहाँ तक आ गई है, फिर भी तुम बेईमान हो। तुमने किसी और को नहीं बताया, तो विजय को इसके बारे में कैसे पता चला? विजय? सुमन की आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। जब से उसका पति और कुछ अन्य लोग चले गए और अगले दिन तक नहीं लौटे, नहीं उसके बाद के दिनों में, उसने तुरंत महसूस किया कि वे जरूर किसी मुसीबत में हैं। चिंतित और भयभीत महसूस कर रही थी, फिर भी कुछ हद तक खुश भी थी। क्योंकि आमतौर पर यशवंत बंधु उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनकी मामूली असंतुष्टि भी अक्सर मारपीट और डांट फटकार का कारण बनती थी। अगर वे कभी वापस नहीं लौटे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अब से यहाँ अकेली रह सकती है? अप्रत्याशित रूप से जल्द ही एक व्यक्ति आया जिसने खुद को उसके पति का सहयोगी बताया और उन मामलों के बारे में पूछताछ की। उसने शुरू में अनभिज्ञता का ढोंग किया, लेकिन उस व्यक्ति ने हिंसा का सहारा लिया। कुछ थप्पड़ खाने के बाद वह केवल आज्ञा पालन ही कर सकती थी। उसने जो कुछ भी सुना था, सब बता दिया। अगली सुबह वह व्यक्ति चला गया, लेकिन वह अत्यधिक चिंतित रही, डर रही थी कि वह व्यक्ति वापस आ जाएगा। घर छोड़ने की इच्छा थी लेकिन हिम्मत नहीं थी। कैप्टन गुमान, ओह उसने मुझे मजबूर किया। रोते हुए सुमन ने कहानी सुनाई। तो उसके बाद तुमने इस बारे में किसी और को नहीं बताया? नहीं। सुमन ने जल्दी से सिर हिलाया। कैप्टन गुमान, विजय को छोड़कर मैंने इसका जिक्र किसी और से नहीं किया। फिर उसने डर से हैंडगन को देखा और विनती की, कैप्टन गुमान, मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कुछ भी करूंगी। उसने हिम्मत जुटाई और एक मोहक नजर डाली। उसे अपने रूप पर भरोसा था, वरना दारा ने उससे शादी क्यों की होती? कुछ भी। गुमान को दिलचस्पी लगी, उसकी आंखों में वासना का भाव दिखा। सुमन ने अपने होंठ काटे, शर्माते हुए देखा। उसके सामने वाले आदमी में एक आधिकारिक व्यक्ति का आभास था, जो यशवंत और बाद में विजय की शक्ति से कहीं अधिक था। उसे वास्तव में रक्षक दल का कप्तान होना चाहिए। अगर वह उसे खुश कर पाई, तो न केवल वह अपनी जान बचा सकती थी, बल्कि अब से बेहतर भी जी सकती थी। अगर ऐसा है, तो पीछे हटने की क्या बात है? सच में, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। गुमान ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। यहीं। सुमन ने सिर उठाया, लज्जा से। और कहा, ठीक है। सुमन धीरे धीरे जमीन से खड़ी हुई, उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी, उसका नाजुक शरीर उसके करीब चला गया। कैप्टन गो, क्रैक, एक तेज आवाज। इससे पहले कि सुमन और कुछ कह पाती, उसका सिर 90 डिग्री पर मुड़ गया और वह बेजान होकर लटक गया। गुमान के एक धक्के से उसका शरीर धमक की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। क्या चीज है? मुझसे मोहजाल खेलने की कोशिश? खुद को ज्यादा मत समझो। उसने व्यंग्य किया, अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, अपने हाथ पोंछे और लगभग उसे जमीन पर फेंकने वाला था। सोचने के बाद उसने उसे वापस अपनी जेब में रखा, एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे अपने सामने धुएं का एक गोला उड़ाया। इसके साथ जिन लोगों को गलती से इन मामलों के बारे में पता था, उनका काम तमाम हो गया और अंबिका नगर में बचे हुए ढीले सिरे कस दिए गए। सब कुछ योजना के अनुसार प्रगति कर रहा था। कौन जानता है कि जोयादा और उसके गिरोह ने कार्रवाई की है या नहीं? उसे उन्हें सूचित करने के लिए किसी को भेजे हुए बस आधा दिन से थोड़ा ज्यादा हुआ है। अप्रत्याशित घटनाओं को छोड़कर कल तक खबर आ जानी चाहिए। बलवंत और उसके बेकार समूह सचमुच किसी काम के नहीं हैं। उसने आह भरी, अगर वे कुछ योग्यता दिखाते तो क्या उसे यहाँ ये गंदा काम करने की जरूरत होती? लेकिन डाकुओं के लिए एक मजबूत समूह चुनना आसान नहीं होगा, वे उसके खिलाफ हो सकते थे।
बहुत निराशाजनक। उसने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजे के नॉब पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही दिनों में क्षय की दुर्गंध दूसरों को सचेत कर देगी, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकता हुआ खंजर चुपचाप उसकी गर्दन पर टिका हुआ था। उसकी ब्लेड एक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रही थी। गुमान की मुस्कान तुरंत जम गई, डर पूरे शरीर पर छा गया। निस्संदेह, जब तक उसके सामने नकाबपोश व्यक्ति थोड़ा दबाव डालता, उसकी श्वासनली कट जाती, जिससे दम घुटने से मौत हो जाती। इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि यह नकाबपोश व्यक्ति कौन था। क्या वह पूरे समय यहीं था, या बाद में आया और किसी का ध्यान नहीं गया? अंदर चलो, एक गहरी आवाज ने आज्ञा दी। कोई मजेदार हरकत करने की कोशिश मत करना। अगर तुम गति की परीक्षा लेना चाहते हो तो शौक से नहीं। नहीं, लापरवाह मत बनो। गुमान ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ ऊपर उठा दिए। दरवाजा खुलने के क्षण से प्रतिद्वंद्वी ने चुपचाप खंजर को उसकी गर्दन पर रखने में कामयाबी हासिल की, जो उसकी गति से कहीं बेहतर गति दिखाती है। वे अंदर कमरे में चले गए और पार्थ ने दरवाजा बंद कर दिया। ये दृश्य कुछ हद तक पहले की घटनाओं की याद दिलाता था। दोस्त, गुमान ने निगल लिया, कहा, हमारे बीच कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना? मुझे जाने दो और तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो। ठीक है, पार्थ ने सीधे कहा, मुझे तुम्हारे कब्जे में मौजूद स्थान वस्तु चाहिए। गुमान चौंक गया। इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि उसके पास वह चीज थी? किसने ये जानकारी लीक की? दोस्त, तुम क्या कह रहे हो? उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और रूखी मुस्कान के साथ कहा, स्थान वस्तुएं बहुत मूल्यवान होती हैं, मेरे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें वह चाहिए तो उन जागृत लोगों को ढूंढो। सच में? पार्थ मुस्कुराया, अपना बायां हाथ गुमान की जेब की ओर बढ़ाया। बाद वाले ने सिकुड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्थ के दाहिने हाथ ने थोड़ा बल लगाया और तुरंत उसकी गर्दन पर एक कट दिखाई दिया। ताज़ा खून रिस रहा था। पहली चेतावनी, अगर तुमने फिर से कोशिश की तो तुम मर जाओगे। समझे? मैं समझा। गुमान ने दांत पीसे, गुस्से और दहशत से भरा हुआ। क्या ये व्यक्ति प्रवेश बल एंट्री फोर्स का विशेषज्ञ है? धिक्कार है, उस बूढ़े आदमी के अलावा सौभाग्यगढ़ में कोई प्रवेश बल का मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। इस व्यक्ति का गठन भी उससे मेल नहीं खाता। ये प्रवेश बल का मार्शल आर्टिस्ट कहाँ से आया? उसे क्यों निशाना बनाने की हिम्मत हुई? क्या उसे नहीं पता कि कौन उसका समर्थन कर रहा है? पार्थ का हाथ दूसरे व्यक्ति की जेब में पहुंचा, एक एक करके सामान बाहर निकाला और पास की मेज पर रखा। वहां सिगरेट, लाइटर, निवास परमिट, कार की चाबियां, परफ्यूम और अन्य चीजें थीं। ये देखकर गुमान ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि उसके सामने वाला आदमी जानता है कि उसके पास स्थानिक वस्तुएं हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि कौन सी है। ये सोचते हुए उसने गुप्त रूप से अपने बड़े भाई की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वास्तव में जागृत लोगों के बीच भी सभी प्रकार के छल और विश्वासघात होते हैं। दोनों पक्ष हताश होकर लड़ते हैं। ये शहरों के बीच विशेष रूप से स्पष्ट है। अगर एक जागृत व्यक्ति दूसरे के लिए मेल नहीं खाता है और मारा जाता है, तो उसकी स्थानिक वस्तुएं हत्यारे के लिए युद्ध का माल बन जाती हैं, जिससे उसे बढ़ने में मदद मिलती है। मरने वाले की निराशा की कल्पना की जा सकती है। इसलिए कई जागृत लोग जिनके पास स्थानिक वस्तुएं होती हैं, वे अक्सर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित करवाते हैं। उन्हें खरीदने से पहले सामान्य वस्तुओं जैसा दिखने के लिए डिजाइन करते हैं। इस तरह भले ही वे मर जाएं, जब तक उनके प्रतिद्वंद्वी को स्थान तत्व स्पेस एलिमेंट का कोई जागृत व्यक्ति नहीं मिलता, उन्हें भाग्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। बेशक विशेष रूप से शक्तिशाली या बेपरवाह जागृत इतने सतर्क नहीं होते हैं और स्थानिक अंगूठियों का उपयोग करते हैं। सुविधा के लिए उन्हें अपनी उंगलियों पर पहनते हैं। जब उसके पूरे शरीर की अच्छी तरह से तलाशी ली गई तो गुमान बोला, दोस्त, तुम्हें मुझमें कोई स्थानिक वस्तु कहाँ दिखती है? तुम्हें अपनी जानकारी कहाँ से मिली? क्या ऐसा है? पार्थ ने मेज पर पड़े सामान के ढेर से सिगरेट बॉक्स उठाया, दूसरे आदमी की आंखों में घूरते हुए, तो मुझे बताओ, यह क्या है? गुमान का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था और 2 बार सूखी हंसी हंसा, क्या ये सिर्फ सिगरेट का एक डिब्बा नहीं है? अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। पार्थ ने सिगरेट बॉक्स खोला तो अंदर कुछ सिगरेट मिली। क्या ऐसा है? गुमान मुस्कुराया, जब तक तुम मुझे जाने देते हो, न केवल ये डिब्बा बल्कि 100 या 10,000 डिब्बे भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये डिब्बा चाहिए। जैसे ही उसने बात की, पार्थ ने सिगरेट को अपनी जेब में डाल लिया। उसने उससे केवल एक डिब्बा लिया था। भले ही उसे 2 या 3 डिब्बे मिलते, वह चिंता नहीं करता, वह उन सभी को ले लेता। गुमान का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। अगर वह अब तक ये नहीं समझा था कि उसके सामने वाला आदमी तैयारी करके आया था, तो वह एक टोकरी भरकर टोफू ढूंढकर अपना सिर फोड़ सकता था। लेकिन इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि उसके पास वह चीज थी? केवल 5 लोगों को इसके बारे में पता था। पिता, बड़ा भाई, पत्नी और वह आदमी बलवंत। क्या ये हो सकता है? क्या तुम्हें बलवंत ने बताया? बलवंत कौन है? पार्थ ने उलझन में पूछा। गुमान हैरान रह गया। बलवंत नहीं तो कौन? लगता है मैंने सही मारा। यह अगोचर सिगरेट बॉक्स वास्तव में एक भेस बदल कर रखी गई स्थान वस्तु है, पार्थ ने आगे कहा। गुमान ने गहरी सांस ली और इस पर और ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार इसका पता लगाने से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं था। दोस्त, मैं मानता हूं तुम जीत गए हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि इसका उपयोग केवल मैं ही कर सकता हूं। कैसा रहेगा, मैं तुम्हें अंदर की हर चीज दे देता हूं और तुम मुझे वह चीज वापस कर देते हो और मुझे जाने देते हो, क्या कहते हो? पार्थ ने अधीरता से भौहें सिकोड़ी। मैंने कहा है, मुझे सिर्फ ये चाहिए। मुझे बताओ इसे कैसे खोलना है। मैंने तुम्हें बताया, केवल मैं ही इस चीज को खोल सकता हूं। ये तुम्हारे लिए बेकार है। गुमान दहाड़ा, जैसे गुस्सा होने वाला शेर। अंदर के सामान का मूल्य स्थान वस्तु की तुलना में नगण्य है। इसे प्राप्त करने के लिए उसे अपने भाई से सालों तक विनती करनी पड़ी थी, वह इसे यूं ही नहीं देगा।
पार्थ ने अपने बाएं हाथ से मेज से एक कपड़ा पकड़ा, उसे गुमान के मुंह में ठूंस दिया। उससे एक हैरान नजर के साथ पार्थ का दाहिना पैर बिजली की तरह आगे बढ़ा। क्रैक! गुमान की दाहिनी निचली टांग की हड्डी तुरंत टूट गई, जिससे वह एक घुटने पर गिर गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, उसके माथे पर नसें ऐसे धड़क रही थी जैसे वे फट जाएंगी। कोई कल्पना कर सकता है, अगर उसके मुंह में कपड़ा नहीं होता तो वह एक ऐसी चीख निकालता जो पूरी इमारत को हिला देती। पार्थ ने उसे देखा। मैं यहाँ केवल स्थान वस्तु के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करते हो तो मैं तुम्हें मारने और दूसरी जगह भागने में संकोच नहीं करूंगा। तुम्हारा गुमान परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे दूसरी जगहों को नियंत्रित कर सकते हैं? गुमान की आंखों में तीव्र भय भर गया। यह आदमी पागल था। अगर तुम समझे तो सिर हिलाओ। गुमान ने बार बार सिर हिलाया। अच्छा, मैं कुछ देर में तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकालूंगा। अगर तुम चीखना चाहते हो तो शौक से। पार्थ ने फिर थककर चाकू को हटा दिया, क्योंकि उसे ऊपर पकड़ना थकाऊ था, ये जानते हुए कि अगर गुमान चीखने की हिम्मत करता है तो वह तुरंत उसके दिल में छुरा घोंप देगा और चला जाएगा। स्थानिक वस्तुओं का अध्ययन बाद में किया जा सकता है। इस व्यक्ति को हटाना इस बार मुख्य लक्ष्य था। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, गुमान ने कोई आवाज नहीं की, अपने अंदर की नाराजगी को गहरा दबा लिया। विनती की, दोस्त, क्या हम शर्त बदल सकते हैं? ये चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह खो जाती है तो मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा और तुम्हें भी लगातार ट्रैक किया जाएगा। क्यों परेशानी उठाएं? पहले की तुलना में उसका रवैया काफी सुधर गया था। मैं आखिरी बार कहूंगा, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। पार्थ ने व्यंग्य किया। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस बकवास पर विश्वास करता हूं कि इसका उपयोग केवल तुम ही कर सकते हो। इस चीज में बस एक स्थान ताला है जो कोई भी जानता है वह इसे खोल सकता है। गुमान चुप रहा। ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं था। असली रहस्य ये था कि कौन सी चीज स्थानिक थी। जाहिर है, उसके सामने वाले व्यक्ति ने इसका पता लगा लिया था। स्वाभाविक रूप से गुमान को लगा कि यह बलवंत की समस्या होनी चाहिए, क्योंकि उसे दूसरे लोगों पर भरोसा था, लेकिन बलवंत का जिक्र करने पर पार्थ की प्रतिक्रिया नकली नहीं लगी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम अभी भी नहीं बोलते तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ दूंगा, फिर दोनों बाहें, और मैं इस पर कायम रहूंगा। 3। गुमान अडिग रहा। 2। अभी भी अडिग। पार्थ इंतजार करने की जहमत नहीं उठा सका और अपना पैर उठाया। रुको, रुको, गुमान ने जल्दी से कहा, मैं बताऊंगा। पहले ही कह देना चाहिए था। पार्थ ने भौहें सिकोड़ी। अगर मैं तुम्हें बताता हूं तो क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? गुमान ने पूछा, पार्थ की आंखों में टकटकी लगाकर। मैंने कहा, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। अगर तुम बड़बड़ाते रहे तो मैं तुम्हें एक बार में मार दूंगा। मैं बताऊंगा। उसने सिगरेट बॉक्स को देखा। इसे खोलने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट की जरूरत है। इसे मुझे दो, मैं इसे अनलॉक करूंगा और तुम इसे ले सकते हो। तुम इस मोड़ पर भी चालबाजी कर रहे हो, पार्थ ने व्यंग्य किया। मुझे बताओ, फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ है? एक बार और, मेरा धैर्य सीमित है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शब्दों पर तीसरे और चौथे अक्षर के ऊपर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। अन्ना और बेबस होकर उसने कहा। पार्थ ने सुना और अपनी उंगलियां उस पर रखी। तुरंत एक खाली इंटरफेस फोन स्क्रीन की तरह दिखाई दिया। फिंगरप्रिंट मेल नहीं खाता, कृपया पुनः प्रयास करें। पार्थ ने फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। डर रहा था कि यह फोन अनलॉक तंत्र जैसा हो सकता है और कई असफल प्रयासों के बाद फ्रीज हो जाएगा। ये देखकर गुमान की आंखों में निराशा की एक झलक कौंधी। ये चीज 3 असफल प्रयासों के बाद स्थायी रूप से लॉक हो जाएगी, जब तक कि इसे उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नहीं खोला जाता। कौन सी उंगली? मुंह, मुझे करने दो। वह मुस्कुराया। पार्थ ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, अपना चाकू निकाला और खून से सने 5 उंगलियां जमीन पर गिर गईं। मम, गुमान दर्द से पसीना बहा रहा था। 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं। पार्थ को कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ, ये जानते हुए कि इस आदमी ने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कई निर्दोषों की मौत का कारण बना है। यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े करने की सजा भी उसके पापों को नहीं धो पाएगी। अंगूठा उठाते हुए पार्थ ने उसे रखा। तुरंत अनलॉक हो गया। एक घन मीटर की जगह उसके सामने दिखाई दी। साथ ही एक अनोखी भावना उठी, जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति इस जगह से जुड़ी हुई हो। पहली चीज जो उसने देखी वह तिरछे पड़ी एक स्नाइपर राइफल थी। पार्थ तुरंत समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी जोर दे रहा था कि वह खुद इसे खोले। इरादा पहले बंदूक निकालने और उसे गोली मारने का था। यहाँ तक कि उसके 500 संविधान अंकों कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स के साथ पॉइंट ब्लैंक शॉट उसे गंभीर रूप से घायल या मार सकता था। वास्तव में किसी भी स्थिति में अपने गार्ड को नहीं छोड़ सकते। स्नाइपर राइफल के बगल में दर्जनों सिगरेट के पैकेट, शराब की बोतलें थीं। पैसे का एक बिखरा हुआ ढेर जो कई हजार लग रहा था। कुछ अतिरिक्त कपड़े, रोजमर्रा की जरूरतें और जोयादा से मिली बोतलों जैसी 5 या 6 छोटी बोतलें। पार्थ की आंखें चमक उठी। उसे बाहर निकालने की कोशिश की। आध्यात्मिक शक्ति ने थोड़ा उतार चढ़ाव पैदा किया। अगले ही पल एक छोटी बोतल उसके हाथ में थी। पार्थ चौंक गया। इसने जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसने ढक्कन खोला, उसे सूंघा। एक खुशी का भाव दिखाई दिया। गंध ने इसकी पहचान मध्यम श्रेणी की ची ब्लड पिल्स के रूप में की। लगभग 5 बोतलें बची थीं। शायद सभी मध्यम श्रेणी की ची ब्लड पिल्स थीं। 10 गोलियां प्रति बोतल गिनने पर 100,000 संभावित अंक का मतलब था। अंधेरी शक्ति मार्शल आर्टिस्ट, डार्क पावर मार्शल आर्टिस्ट में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। शायद परिवर्तनकारी बल, ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स भी। आंखें खोजती रहीं। कोई गुप्त मैनुअल नहीं। भंडारण स्थान अव्यवस्थित था। इस समय एक एक करके बाहर निकालना अवास्तविक था। बाद में जांच करेगा। क्या मैं फिंगरप्रिंट बदल सकता हूं? पार्थ ने सोचा। हर बार खोलते समय आधा अंगूठा हमेशा नहीं निकाल सकता। स्वाभाविक रूप से उसे लगा कि यह संभव होना चाहिए। आखिरकार प्रारंभिक फिंगरप्रिंट किसी तरह सेट किया गया होगा।
सेटिंग परिवर्तन ढूंढना, वास्तव में फिंगरप्रिंट और अनलॉक स्थिति को बदलने की अनुमति देना। ये देखकर गुमान पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि इस क्षण से स्थान, वस्तु और सामग्री अब उसकी नहीं रही। पार्थ ने संतुष्टि से सिगरेट बॉक्स को जेब में रख लिया। मम गुमान ने बोलने की कोशिश की। पार्थ ने उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। दोस्त, गुमान ने दर्द के माध्यम से बोला, तुमने चीज ले ली, क्या तुम समझौते का सम्मान करोगे और मुझे जाने दोगे? जब तक वह आज जा सकता था, वह आज के कृत्यों के लिए 10 गुना प्रतिशोध के साथ पीछा करेगा और बदला लेगा। 100 गुना वापसी। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास एक और सवाल है, जवाब दो और तुम जा सकते हो। गुमान के अविश्वास को देखकर पार्थ ने जोड़ा, मैं वादा करता हूं। गुमान की आंखों में तीव्र जहर दिखाई दिया, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? गुंजन की आंखें लहूलुहान थीं, वह सीधे पार्थ को घूर रहा था। अगर नजरें मार सकती तो पार्थ 100 बार मर चुका होता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, तो मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्थ ने अपने कंधे उचकाए, हाथ में चाकू लहराते हुए। चिंता मत करो, मेरी कृपाण तकनीक तेज है, तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। नहीं, गुंजन लगभग डर के मारे होश खो बैठा था। दर्द नहीं होगा तो क्या पहले का सारा दर्द महज एक भ्रम था? मित्र, कृपा करके मुझे मत मारो। तुम्हारे जो भी सवाल हैं, बस पूछो, मैं सब बता दूंगा जो मुझे पता है। उसने कड़वाहट से भीख मांगी। कोई भी वास्तव में मरना नहीं चाहता, भले ही बचने की उम्मीद कम ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं पूछता हूं, उस औरत को तुमने क्यों मारा? पार्थ ने जमीन पर पड़े शव की ओर देखा और पूछा। वह गुंजन चौंक गया, फिर उसने ठंडी सांस ली। वह कुतिया मेरे पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ घूम रही थी, मैं उसे क्यों न मारता? पार्थ हंसा, मैंने बाहर जो सुना वह कुछ और था। गुंजन का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने तुम्हें कुछ डाकुओं के बारे में बात करते हुए सुना, मुझे उत्सुकता है। पार्थ ने चाकू से उसके चेहरे को थपथपाया। बताओ, क्या चल रहा है? यह मामला। गुंजन ने पल भर के लिए संकोच किया, फिर उसने सारी घटनाएं सुना दी। हालांकि उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, जैसे डाकू उसके अपने आदमी थे और उसने जोया बंधुओं को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था। लेकिन पार्थ तब तक पूरी कहानी समझ चुका था। उसने ताना मारा और कहा, तुम काफी निर्दयी हो। विजय ने तुम्हें ये जानकारी दयालुता से दी, हिस्सेदारी की उम्मीद में, और तुमने उसे सीधे ही मार डाला। गुंजन रूखी हंसी हंसा, जितने कम लोग होंगे, मुझे उतना ज्यादा मिलेगा, है ना? मुख्य कारण यह था कि उस आदमी को जिंदा रखने से उसे यह संदेह हो सकता था कि अगली डाका डालने की घटना का संबंध उसी से हो सकता है, जिससे उसे ब्लैकमेल करना आसान हो जाता। समझा? पार्थ को उसे बेनकाब करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे इस बारे में जानने वाला हर कोई या तो उसके हाथों मर चुका था या गुंजन के। मित्र, मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो तुमने पूछा था। तो गुंजन ने अपने चेहरे को चाटा। जैसे ही वह आगे बोलने वाला था, उसने चाकू की एक झलक देखी और तीव्र दर्द उसके शरीर में भर गया। वह हताशा में अपनी गर्दन को थामने लगा, खून के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा था। चिल्लाया लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कुछ ही सेकंड बाद वह धम्म से जमीन पर गिर गया। अपने अंतिम क्षणों में उसके दिल में अथाह पछतावा उमड़ आया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह शुरुआत से ही मरते दम तक लड़ता। अब उसने न केवल अपनी स्पेस आइटम खो दी, बल्कि उसे तड़पाया और मार भी दिया गया। पार्थ कुछ मीटर दूर खड़ा था, उसका चेहरा शांत था। उसने बैठक कक्ष में चारों ओर देखा, हल्के से सिर हिलाया। अगर यशवंत ने ऐसा व्यवहार किया होता जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या ये घटनाक्रम शुरू होता? वह मुड़ा, बाहर की आवाज सुनने के लिए एक पल रुका, और जब उसे यकीन हो गया कि गलियारा खाली है, तभी उसने दरवाजा खोला और निकल गया। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। पार्थ ने हल्की आह भरी। उम्मीद है यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वह अपनी चौकसी कम नहीं कर सकता था। उसे तेजी से खुद को मजबूत करने की जरूरत थी। अगर गुंजन के परिवार के जागृत व्यक्ति को पता चला कि वह मास्टरमाइंड था, तो वे उसके पीछे पड़ सकते थे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, सड़क पर कदम रखा। पार्थ ने चारों ओर देखा, उस गली की ओर बढ़ रहा था जहां जयंत बैठे थे। दूर से विक्रेताओं की आवाजें गूंज रही थीं, और भीड़ के बीच से पार्थ ने जयंत को अपनी छोटी स्टूल पर बैठे देखा। उसके सामने जमीन पर एक दर्जन से अधिक गुप्त मैनुअल थे, लेकिन उसकी दुकान वीरान थी, किसी ने रुचि नहीं दिखाई। पार्थ अपने दिल में खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। जल्दी से खुद को याद दिलाया कि अभी इतना उत्साहित नहीं होना है। जयंत का कोई भरोसा नहीं लगता था, कौन जानता था कि वह पिछली बात को दिल पर लेगा या नहीं। आओ और देखो। जयंत खड़ा हुआ। जैसे ही उसने पार्थ को देखा, ऊर्जा के साथ चिल्लाया। उसकी आवाज अचानक रुक गई, आंखों में खुशी भर गई। भाई तुम? हाँ, मैं हूँ, पार्थ ने जवाब दिया। अपने आसपास फुसफुसाहट सुनी, जैसे वह मूर्ख वापस आ गया है। क्या बेवकूफ है? भाई, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। जयंत की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने सामने गुप्त मैनुअल के ढेर की ओर इशारा किया। इन्हें देखो, सब अच्छी चीजें हैं, बस तुम्हारे खरीदने का इंतजार कर रही हैं। सच में? पार्थ ने कहा। जल्दी से ढेर को स्कैन किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। इन गुप्त मैनुअलों के प्रभावशाली नामों के बावजूद, उनमें 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण या गोल्डन बेल शील्ड शामिल नहीं था, जिसका उसने पिछली बार उल्लेख किया था। जहां तक स्पिरिट सीक्रेट मैनुअल की बात है, इनमें से कोई भी उस श्रेणी में फिट होता हुआ नहीं लग रहा था। श्रीमान, पार्थ ने ऊपर देखा, थोड़ा असंतुष्ट। क्या आप भूल गए कि मैंने पिछली बार क्या कहा था? जयंत मुस्कुराया। असंभव भाई, मैंने अच्छी चीजें तुम्हारे लिए बचाकर रखी हैं। उसने पार्थ को आंख मारी, अपनी छाती से 3 पुस्तिकाएं निकाली। पहले कवर पर अस्त व्यस्त लिखावट में 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण लिखा था। पार्थ ने तुरंत इसे नहीं लिया, इसके बजाय पूछा, क्या ये असली हैं? भाई, तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? जयंत दुखी लग रहा था। मैंने इन्हें सिर्फ तुम्हारे लिए रखा था। कई लोग इन्हें देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिखाया।
क्या तुमने नहीं देखा कि मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखता हूँ? पार्थ ने मन ही मन सोचा, शायद इसलिए क्योंकि कोई और परेशान नहीं हुआ। भाई, क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं? अगर नहीं, तो मैं इन्हें वापस रख दूंगा। उसने मैनुअल को वापस रखने का नाटक किया। हमेशा की तरह, मुझे इन्हें जांचने दो। अगर ये काम करते हैं तो मैं खरीद लूंगा। पार्थ ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम केवल आधा ही पढ़ सकते हो। जयंत ने उसे तीनों मैनुअल सौंप दिए। पार्थ ने पहले वाले से शुरुआत की, उसे ब्राउज किया। जयंत हंसा, भाई, वह 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण कठिन है। हालांकि एक बार इसमें महारत हासिल करने पर यह तुम्हें अजेय बना देता है, लेकिन दर्द कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ने की सलाह देता हूँ। पार्थ को चुप देखकर उसने सिर हिलाया। 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण, 13 बाहरी कठोर कौशल का एक शब्द, जिसमें आयरन हेड स्किल, आयरन क्लॉथ शर्ट, आयरन आर्म स्किल, आयरन एल्बो स्किल आदि शामिल हैं। ज्यादातर लोग एक में महारत हासिल नहीं कर पाते, 13 की तो बात ही क्या। इस बीच पार्थ ने पहला पन्ना खत्म किया और कौशल बार पर नजर डाली। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या जयंत वास्तव में गंभीर था? 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण अधूरा, पूरी तरह से अनजान, 0%। वर्तमान संग्रह प्रगति 8%। पूरा होने की शर्तें, शारीरिक विशेषता 15 अंक, क्षेत्र शरीर तपावन प्रथम परत। शर्तें पूरी हुई, 3 मिनट में पूरा होता है, पूरा करें। ऐसा लगता है कि आयरन क्लॉथ शर्ट को मार्शल कलाकारों से ज्यादा मांग नहीं है, लेकिन वास्तव में इस तरह के बाहरी कठोर कौशल दृढ़ता और सहनशक्ति पर ज्यादा निर्भर करते हैं। पार्थ ने हाँ पर क्लिक किया। 3 मिनट का समय इतना कम था कि वह इस बीच बाकी दोनों मैनुअल खत्म कर सकता था। 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण मैनुअल बंद करके उसने अगला खोला, गोल्डन बेल शील्ड। जयंत हंसा, भाई, गोल्डन बेल शील्ड साधारण नहीं है। शुद्ध बाहरी कौशल 13 महान संरक्षकों के क्रॉस प्रशिक्षण के विपरीत, यह आंतरिक और बाहरी दोनों को मजबूत करता है, तुम्हें एक घंटी में लपेटता है। लेकिन क्या? पार्थ ने रुचि से पूछा। इसे विकसित करने के लिए तुम्हें असली ची, ट्रू ची की जरूरत होती है। जयंत ने सार्थक रूप से कहा। असली ची? पार्थ उलझन में था। क्या इसका मतलब है कि इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए उसे अगले क्षेत्र तक पहुंचना होगा? हाँ भाई, मैंने सुना है कि दूसरे शहरों के मार्शल कलाकार असली ची विकसित कर सकते हैं। अगर वे गोल्डन बेल शील्ड भी सीख लें तो वे वास्तव में अजेय हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमलों को पलट भी सकते हैं। बहुत बुरा है कि यहाँ उन्हें असली चीज खोजने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं मिला। वह ऐसे लग रहा था जैसे पार्थ को सोने की खान मिल गई हो। पार्थ ने सोचा, जैसे कि इनमें से कोई भी पूरा हो। अगर कोई उनका अभ्यास करने की कोशिश करता है तो वह समय बर्बाद कर सकता है या मर भी सकता है। उसने 2 और पन्ने पलटे, फिर कौशल बार की जांच की। गोल्डन बेल शील्ड अधूरा, पूरी तरह से अनजान, 0%। वर्तमान संग्रह प्रगति 20%। पूरा होने की शर्तें, मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र का प्रारंभिक चरण, 13 महान संरक्षकों का क्रॉस प्रशिक्षण हॉल में प्रवेश। शर्तें पूरी नहीं हुई। पार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र, क्या यह एंट्री फोर्स के बाद का चरण था? यह सिर्फ एक शर्त थी, दूसरी 13 महान संरक्षकों के क्रॉस प्रशिक्षण का हॉल में प्रवेश करना था। तुलना में बाद वाला हासिल करना आसान लग रहा था। कोई जल्दी नहीं, बस 13 महान संरक्षकों के क्रॉस प्रशिक्षण को पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अनुभव बिंदुओं का उपयोग करें, फिर इसका अभ्यास करें। इस रुझान को देखते हुए क्या तीसरा मैनुअल भी असली हो सकता है? पार्थ ने जयंत को देखे बिना नहीं रह सका। सोच रहा था कि क्या वह पिछली बार उससे डर गया था। उसने तीसरा मैनुअल खोला, सोल एनिहिलेटिंग फिंगर। पार्थ का मुंह मरोड़ गया, जयंत को देखते हुए, जैसे पूछ रहा हो कि क्या ये वही स्पिरिट सीक्रेट मैनुअल है जिसका उसने उल्लेख किया था। नाम भयावह लग रहा था। मुझे ये याद है। जयंत का मुंह मरोड़ गया। स्पिरिट सीक्रेट मैनुअल दुर्लभ हैं, बस काम चलाओ। इसके अलावा सोल एनिहिलेटिंग फिंगर एक आध्यात्मिक हमला मैनुअल है जो आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। आपको अपनी उंगली में ध्यान केंद्रित करने और हमला करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है ना? पार्थ का दिल जोर से धड़का। अगर जयंत की बातें सच थीं तो उसे एक आध्यात्मिक हमला विधि मिल जाएगी। पहला पन्ना मोटे तौर पर ब्राउज करने के बाद पार्थ को इस मार्शल आर्ट की प्रारंभिक समझ हो गई। यह मार्शल आर्ट दुश्मन की दिव्य आत्मा पर सीधे हमला करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उंगलियों पर इकट्ठा करता है, जिससे बिना किसी दृश्य निशान के तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन इसकी कमियां हैं। सबसे पहले, सीमा सीमित है। दूसरे, इसके लिए उपयोगकर्ता से उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि किसी की आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त है और वे जबरदस्ती इसका उपयोग करते हैं तो यह उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सकता है, और यदि विरोधी की दिव्य आत्मा मजबूत है तो ये पलटवार का कारण बन सकता है। लेकिन ये उसके लिए महत्वपूर्ण दोष नहीं है। इसके विपरीत, यह उसकी अपार आध्यात्मिक शक्ति को एक और उपयोग देता है। एक निश्चित दृष्टिकोण से एक मार्शल कलाकार जो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना सीखता है, उसे जागृत माना जा सकता है। पार्थ ने तेजी से कौशल बार को देखा, डर रहा था कि यह नकली हो सकता है। सोल एनिहिलेटिंग फिंगर अधूरा, पूरी तरह से अनजान, 0%। वर्तमान संग्रह प्रगति 14%। पूरा होने की आवश्यकता 200 अंक आध्यात्मिक शक्ति। आवश्यकता पूरी हुई, पूरा होने का समय 10 घंटे, अब पूरा करें। ये देखकर पार्थ को राहत मिली। न केवल खेती की तकनीक वास्तविक थी, बल्कि पूरा होने की आवश्यकताएं भी आसानी से पूरी हो गईं। बेशक यह आसानी उसके सापेक्ष थी। अधिकांश जागृत लोगों के लिए आध्यात्मिक विशेषता में 200 अंक प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, मार्शल कलाकार के लिए तो और भी। पार्थ ने कुछ और पन्ने पलटे। आवश्यक समय लगभग आधा कम हो गया, जो सिर्फ 6 घंटे से थोड़ा ज्यादा था। हाँ पर क्लिक करने के बाद उसकी नज़र इस मार्शल आर्ट पर टिकी रही।
उसने मन ही मन सोचा, हालांकि यह मार्शल आर्ट भी एक स्पिरिट सीक्रेट मैनुअल है, इसे मारने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के मामले में यह मून ऑब्जर्वेशन तकनीक जितना अच्छा नहीं हो सकता है। हालांकि यह अभी भी काफी अच्छा है। किसी के पास जितने ज्यादा कौशल होते हैं उतना ही अच्छा होता है। अगर भविष्य में वह वास्तव में किसी जागृत व्यक्ति से मिलता है तो अचानक आध्यात्मिक हमला काफी आश्चर्यजनक हो सकता है। पार्थ को गुप्त मैनुअल बंद करते देखकर जयंत हंसा। छोटे भाई, क्या तुम संतुष्ट हो? ये तीनों किताबें असली हैं, तुम्हें पता है, इस बार मैंने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की। मुझे वे सभ्य लगते हैं। मैं उन्हें अपने बड़े को समीक्षा के लिए वापस ले जाऊंगा। कीमत 80 प्रत्येक है ना? पार्थ ने कहा, उसे सावधानी से देखते हुए। पिछली बार उन्होंने 80 प्रत्येक पर सहमति व्यक्त की थी। अगर दूसरी पार्टी इस बार कीमत बढ़ाती है तो वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। ये पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदारी के बारे में है। खैर, जयंत ने अपने हाथों को रगड़ा। चूंकि तुम, छोटे भाई, एक ईमानदार व्यक्ति हो, मैं इसे थोड़ा सस्ता कर सकता हूँ। पार्थ हैरान रह गया। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। क्या जयंत कीमत कम करने की पेशकश कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज पश्चिम से उग रहा हो? अगले ही सेकंड उसने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। जरूरत नहीं है जयंत, मुझे लगता है कि कीमत काफी उचित है। जैसा कि कहा जाता है, जब चीजें मुफ्त में पेश की जाती हैं तो कोई या तो धोखेबाज होता है या चोर। इस जयंत के निश्चित रूप से गुप्त मकसद थे। छोटे भाई, नहीं, जल्दी मत करो, जयंत ने असामान्य रूप से शर्मिंदा होकर कहा। वास्तव में मुझे तुम्हारे बड़े से एक छोटा सा एहसान पूछना है, जो एक एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार हैं। पार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सिर्फ एक छोटा सा एहसान है? ये वास्तव में एक छोटा सा एहसान है। उसने जल्दी से जोड़ा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बड़े मेरे लिए अंबिका नगर जाकर कुछ पहुंचा दें। कुछ पहुंचाने के लिए अंबिका नगर जाना? पार्थ ने माथे पर बल डाला, फिर सिर हिलाया। मुझे माफ करना जयंत, मेरे बड़े बहुत व्यस्त हैं और शायद उनके पास तुम्हारे लिए ये करने का समय नहीं है। जयंत का विचार काफी सुंदर था। सोच रहा था कि कुछ दर्जन रुपये का उपयोग करके एक एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार से अपने लिए कुछ करवा लेगा। इसके अलावा यह मामला वास्तव में उतना सरल है जितना वह कहता है। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। छोटे भाई, कृपया मेरी मदद करो, ये वास्तव में कोई खतरनाक काम नहीं है। जयंत के पास कहने के लिए कोई विकल्प नहीं था। मेरी पोती का 20वां जन्मदिन कुछ ही दिनों में है। मैं बस उसे जन्मदिन का उपहार भेजना चाहता हूँ। ये वास्तव में उतना ही सरल है। तो तुम खुद क्यों नहीं जाते? पार्थ ने पूछा। ये सौभाग्यगढ़ से अंबिका नगर तक ये लगभग 100 मील है। मेरी उम्र में मुझे डर है कि मैं आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने एक तरफ देखा, कुछ छिपा रहा था। मुझे माफ करना जयंत, हम वास्तव में इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पार्थ ने आह भरी, अपनी जेब से 200 रुपये से ज्यादा निकाले, 240 गिने और जयंत के हाथ में रख दिए। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को ईर्ष्या से भर दिया। छोटे भाई, ये कैसा रहेगा? जयंत अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगर तुम्हारे बड़े मदद करने को तैयार हैं तो मैं उन्हें एक पूरा गुप्त मैनुअल देने को तैयार हूँ। एक पूरा गुप्त मैनुअल? पार्थ के कान खड़े हो गए, हैरान और उत्सुक। किस तरह का गुप्त मैनुअल? यह असली चीज विकसित करने के लिए एक गुप्त मैनुअल है। जयंत ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर दी। क्या तुम्हारे बड़े एक एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार नहीं है? एंट्री फोर्स के बाद असली ची का विकास होता है। अगर वह मदद करने को तैयार हैं तो मैं उन्हें यह असली ची खेती मैनुअल देने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल असली है। क्या तुम्हें यकीन है? पार्थ लालच में आ गया लेकिन संदेह बना रहा। अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बिजली गिरे और मेरी भयानक मौत हो। जयंत ने एक दुर्भावनापूर्ण शपथ ली, गहराई से भावुक होकर। पार्थ ने उसकी आंखों में देखा। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक उपहार पहुंचाने के बारे में है? वास्तव में? जयंत ने आह भरी। अगर तुम्हारे बड़े तैयार हैं तो मैं तुम्हें आइटम और पता बाद में दूंगा। अगर वे उपहार स्वीकार करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो तुम आइटम वापस ला सकते हो और मैं तुम्हें गुप्त मैनुअल दूंगा। पार्थ ने विचार किया। एक पूरा गुप्त मैनुअल सिर्फ एक एहसान करने के लिए? क्या यह एक बुरा सौदा नहीं लग रहा था? उसे संदेह था कि जयंत विशेष रूप से उसका इंतजार कर रहा था। जयंत, अगर यह वास्तव में उतना ही सरल है जितना तुम कहते हो तो मुझे लगता है कि यह किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे बड़े को पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो तुम्हें अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। उसकी जरूरत नहीं होगी। जयंत ने जल्दी से सिर हिलाया। ये वास्तव में सिर्फ एक उपहार पहुंचाने के बारे में है। जैसे ही उसने बात की उसने सावधानी से अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। पार्थ को आश्वस्त करने के लिए उसने इसे खोला, जिसमें पुआल से बुना हुआ एक टिड्डा और एक नोट दिखाई दिया। बस यही? पार्थ अचानक बोल पड़ा। बस यही? जयंत मुस्कुराया। उसने ढक्कन बंद कर दिया और निर्देश दिया, पता नोट पर है। एक बार जब तुम्हारे बड़े अंबिका नगर पहुंच जाते हैं तो इसे ढूंढना आसान है। ठीक है, लेकिन मुझे पहले कुछ मुआवजा चाहिए, पार्थ ने कहा। उसकी वृत्ति ने उसे बताया कि इसमें और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आइटम की सादगी का मतलब था कि जोखिम कम था। ऐसा अवसर दुर्लभ था, इसे चूकना अफसोस की बात होगी। ठीक है, जयंत ने अपने दांत पीस लिए। अगली बार जब तुम आओगे मैं तुम्हें एक और पूरा मार्शल आर्ट मैनुअल दूंगा। क्या यह उचित लगता है? भले ही यह एक अधूरा हो, मुझे इसकी जरूरत है। सौदा पक्का? जयंत सहमत हो गया। पूरे मैनुअल दुर्लभ थे लेकिन उसके पास कुछ अधूरे थे। तो सुखद सहयोग। पार्थ हल्के से मुस्कुराया। अगली बार जब वह आया तो उसे कम से कम 2 पूरे मैनुअल मिलेंगे, जिसमें असली चीज विकसित करने के लिए एक भी शामिल है। ये पूरी तरह से इस कहावत पर फिट बैठता है, जब नींद आ रही हो तो तकिया बस प्रस्तुत किया जाता है। छोटे भाई, जयंत ने तुरंत आइटम नहीं सौंपा लेकिन गंभीरता से कहा, जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा ताकि पुष्टि हो सके कि तुम्हारे बड़े गए थे या नहीं।
अगर वह नहीं गए तो मैं मैनुअल नहीं दूंगा। निश्चिंत रहो जयंत, मेरे बड़े अपने वचन के पक्के हैं। एक बार जब वह सहमत हो जाते हैं तो वह अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। पार्थ ने कहा। जिस बड़े का उसने उल्लेख किया वह निश्चित रूप से वह खुद था। वह वास्तव में एक एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार था। इसके अलावा उसे हथियार और अमृत खरीदने के लिए अंबिकानगर जाना था। ये सिर्फ एक मामूली काम था। अच्छा छोटे भाई, ये शब्द मेरे मन को शांत करते हैं। जयंत ने आखिरकार छोटा डिब्बा पार्थ के हाथ में रख दिया। पार्थ की नज़र उसके सामने एक दर्जन या इतने गुप्त मैनुअल पर पड़ी। जयंत, क्या मैं इन्हें भी देख सकता हूँ? जरूर, तुम देख सकते हो। जयंत हिचकिचाया, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। पार्थ तुरंत समझ गया, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी उम्मीद थी। निरीक्षण करने पर सभी नकली थे। जयंत, बस यही है। वह उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार। छोटे भाई, आइटम को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करो। सबसे अच्छा है कि इसे मेरी पोती तक पहुंचा दो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उसने आह भरी। पार्थ ने संकेत दिया कि वह समझ गया और निकास की ओर मुड़ गया। पार्थ का आंकड़ा दृष्टि से ओझल होने के बाद ही जयंत ने अनिच्छा से अपनी नजर हटाई और भारी आह भरी। महान। पार्थ का हिसाब सुनकर मेघा ने खुशी से कहा। हाँ, उस आदमी ने कई बुराइयां की, वह मरने के लायक था। लेकिन उसके पीछे की ताकतें परेशान करने वाली हैं। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति है तो क्या तुम भविष्यवाणी कर सकती हो कि कोई मुसीबत की तलाश में आएगा या नहीं? पार्थ ने कहा। मेघा अब अपनी क्षमताओं का कुछ हद तक उपयोग करने में सक्षम थी। वास्तव में एक बड़ी मदद थी। उसे अपने लिए सीधी परेशानी की चिंता नहीं थी, लेकिन दुश्मन के उसकी अनुपस्थिति में गांव पर हमला करने की चिंता थी। वह विनाशकारी होगा। हाँ, मैं करूंगी। मेघा ने जोर से सिर हिलाया, उत्सुक। क्या उसके पीछे की ताकतें बहुत शक्तिशाली हैं? हाँ, उसका बड़ा भाई एक जागृत व्यक्ति है। पार्थ रुका। मैंने सुना है कि वह माइंड कंट्रोल की क्षमता वाला एक सी स्तरीय जागृत व्यक्ति है। सी स्तरीय जागृत व्यक्ति, माइंड कंट्रोल। मेघा की प्रतिक्रिया तीव्र थी। क्या हुआ? पार्थ को अचानक कुछ महसूस हुआ। क्या तुम उसे जानती हो? मेघा की आंखें कुछ डर से लेकिन ज्यादा नफरत से चौड़ी हो गईं। गुंजन का बड़ा भाई, वह आदमी मेरी बहन को कैद करने वाले मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक था। मेघा ने दांत पीसते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुंजन का नाम परिचित लगा। उसने उस समय ज्यादा नहीं सोचा था। ये पता चला कि दोनों वास्तव में एक ही परिवार से थे। पार्थ चुप था। यह अप्रत्याशित था, फिर भी विश्वसनीय था। आखिरकार अंबिकानगर में केवल कुछ ही सी स्तरीय जागृत व्यक्ति थे। केवल उनके पास ही मेघा की बहन को नियंत्रित करने की शक्ति होगी। उसने एक गहरी सांस ली, आंसू भरी आंखों वाली मेघा को देखा। तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो, है ना? मेघा ने सिर हिलाया, लेकिन फिर सिर नीचे कर लिया। वह जानती थी कि उसकी बहन उनका मुकाबला नहीं कर सकती, खुद की तो बात ही क्या। जहां तक पार्थ की बात है, हालांकि वह शक्तिशाली था, वे लोग भी मजबूत थे और उनकी संख्या थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पार्थ की आवाज गूंज उठी। मेघा ने ऊपर देखा, अविश्वसनीयता से। पार्थ मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपनी बहन को बचाने और तुम्हें फिर से मिलाने में मदद करूंगा। मुझ पर विश्वास करो, वह दिन दूर नहीं होगा। मेघा के निवास को छोड़कर उसकी आंसुओं भरी कृतज्ञता को याद करते हुए पार्थ ने हल्की आह भरी। वह आवेग में काम नहीं कर रहा था, न ही वह जानबूझकर मेघा को जीतने के लिए ऐसे शब्द कह रहा था। अपनी बड़ी बहन की दुर्दशा के बारे में जानने पर उसने अपने दिल में एक बीज बोया, और अब एक एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार के रूप में वह बीज धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था और अंकुरित हो रहा था। जागृत लोग मजबूत होते हैं और सी स्तरीय जागृत लोगों के पास एलीट स्तरीय भयंकर जानवरों के बराबर मुकाबला शक्ति होती है। उनकी प्रत्येक शक्ति असाधारण रूप से विविध और बचाव करना मुश्किल होता है। एक एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार विरोधी नहीं हो सकता है। एंट्री फोर्स के बाद मेरिडियन रिफाइनिंग क्षेत्र तक पहुंचने के बाद क्या होगा? अभी भी पर्याप्त नहीं है। मेरिडियन रिफाइनिंग के बाद क्या होगा? जब तक किसी के पास पर्याप्त क्षमता अंक हैं, वे लगातार मजबूत होते जा सकते हैं। तो क्या हुआ अगर यह एक सी स्तरीय जागृत व्यक्ति है? उसका लक्ष्य यान देश के 3 शीर्ष स्तरीय जागृत लोगों को पार करना था। वह प्रशिक्षण मैदान में लौट आया। दूसरों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि पार्थ केवल 1 घंटे के लिए बाहर था। चाचा बलदेव पास आए। जो हुआ वह जानकर और थोड़ी राहत की सांस ली। भविष्य में जो भी हो, कम से कम मौजूदा संकट टल गया। भले ही वह गुंजन परिवार का जागृत व्यक्ति यह पता लगाना चाहे कि कौन जिम्मेदार था, यह आसान नहीं होगा। चाचा बलदेव, कृपाण तकनीक में अभ्यास करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पार्थ ने कहा। हम आगे बढ़ो। चाचा बलदेव ने शांति से सिर हिलाया। चाचा बलदेव, मुझे लगता है मैंने एक सफलता हासिल कर ली है। पार्थ ने एक अनिश्चित लहजे में बात की। यह मामला, अगर वह चाचा बलदेव के साथ अभ्यास नहीं करने जा रहा होता तो इसका उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बार जब अभ्यास शुरू हुआ तो उसकी प्रगति जल्द या बाद में सामने आ ही जाएगी। चाचा बलदेव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तुमने क्या कहा? तुमने एक और सफलता हासिल कर ली। उसकी भावनाएं कुछ उत्साहित हो गईं। चाचा बलदेव, मुझे यकीन नहीं है, बस ऐसा लगता है कि यह हो सकता है। पार्थ ने जल्दी से कहा। इस बार ऐसा लगता है कि मेरी ताकत पहले की तुलना में दोगुनी से ज्यादा है, और इसके अलावा। उसने अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया और आगे एक मुक्का मारा। बैंग! उसके सामने की हवा में एक चटकने की आवाज गूंज उठी। बाहर प्रशिक्षण ले रहे लोग चौंक गए और छोटी झोपड़ी की ओर देखा। क्या हुआ? क्या किसी ने पटाखे चलाए? हालांकि वरुण और भीड़ में कुछ अन्य लोगों ने नजरें बदली। आवाज बहुत परिचित लगी। झोपड़ी के अंदर चाचा बलदेव बिजली से टकराए हुए खड़े थे, जगह पर जमे हुए, मुंह खुला हुआ था। एक लंबे पल के बाद उन्होंने कहा, मिंगजिन मिंगजिन। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। वास्तव में वह एक डार्क पावर मार्शल कलाकार था, लेकिन वह परिणाम 10 साल के प्रयास के बाद आया, उन 10 सालों से पहले के समय को छोड़कर। पार्थ के बारे में क्या?
1 महीने भी नहीं, है ना? ये गति रॉकेट की सवारी करने जैसी थी और मुख्य बात यह थी कि मसल रिफाइनिंग क्षेत्र से एंट्री फोर्स मार्शल कलाकार तक की सफलता में एक महत्वपूर्ण बाधा शामिल थी। अंबिका नगर में मार्शल आर्ट हॉल में कई मार्शल कलाकार इस बाधा पर अटके हुए थे। उसने मूल रूप से पार्थ को समझाने का अवसर लेने का इरादा किया था, यह मानते हुए कि उसकी समझ के साथ इसे समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पार्थ ने बस इसे एक बार में पार कर लिया। ये सिर्फ एक प्रतिभा नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से एक राक्षस था। चाचा बलदेव, क्या मैं वास्तव में एक मिंग जिन मार्शल कलाकार हूँ? पार्थ के चेहरे पर उत्साह का निशान था। हाँ हाँ, वास्तव में। चाचा बलदेव ने सिर हिलाया, उनकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। पार्थ की ताकत में सुधार स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन इस गति से वह जल्द ही चाचा बलदेव को भी पार कर जाएगा। ये बच्चा कुछ ही दिनों में डार्क पावर तक पहुंच सकता है, या यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स तक। ऐसे विचार अप्रत्याशित रूप से उसके दिमाग में फूट पड़े। हालांकि गुंजन परिवार के जागृत व्यक्ति का विरोध करने के लिए यहाँ तक कि एक ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स मार्शल कलाकार भी पर्याप्त नहीं होगा। उसने हल्की आह भरी और कहा, चलो बाहर चलते हैं और कृपाण तकनीक में अभ्यास करते हैं। ठीक है। पार्थ ने जल्दी से सिर हिलाया। एक ने लंबा भाला पकड़ा, दूसरे ने लंबी कृपाण, एक गति के साथ आगे बढ़ रहे थे जो आसपास के दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत तेज थी। 3 से 5 राउंड के बाद चाचा बलदेव को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये ताकत बिल्कुल नए बने मिंग जिन मार्शल कलाकार की तरह नहीं लग रही थी। अधिकतर एक डार्क पावर मार्शल कलाकार की दहलीज के पास पहुंचने जैसा। पहले यहाँ तक कि उसकी गति बाधा के साथ भी वह पार्थ के साथ अभ्यास करने में पूरी तरह से सहज था, लेकिन अब उसकी स्थिति के कारण होने वाली खामियां बहुत बढ़ गई थीं। फिर भी उसकी मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई, क्योंकि उसने इतने लंबे समय में इतने दिल से अभ्यास नहीं किया था। डार्क पावर का उपयोग करने में असमर्थ होने के अलावा वह अब अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता था। शायद इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी जब हमारी भूमिकाएं उलट जाएंगी, उसने मन ही मन सोचा। वह अच्छा है, वह ये भी देखना चाहता था कि मार्शल आर्ट की सीमाएं कहाँ हैं। दूसरी तरफ पार्थ पूरी तरह से खुद का आनंद ले रहा था। एक बार जब वह पूरी तरह से संलग्न हो गया तो बेसिक कृपाण तकनीक में कौशल स्तर तेजी से बढ़ा। आधे घंटे से भी कम समय में स्तर 7 से स्तर 9 तक बढ़ गया। बेसिक कृपाण तकनीक लव 90% विशेषताएं, शक्तिशाली स्तर 9, भयंकर हमला स्तर 9, भयंकर स्लैश स्तर 6, घातक स्तर 3। हालांकि नई विशेषताएं अनलॉक नहीं हुई थी, लेकिन गति अभी भी भयानक रूप से तेज थी। समय तेजी से बीता और इससे पहले कि वे जानते, आकाश काला हो गया था। चाचा बलदेव, क्या हम यहीं रुकें? पार्थ ने हाँफते हुए कहा। जब वह अपना सब कुछ दे रहा था तो उसके शरीर पर तनाव पहले की तुलना में तुलना नहीं कर सकता था। ठीक है। चाचा बलदेव भी पसीने से तर थे, लेकिन वह मुस्कुराए। रात के खाने के बाद जारी रखें। हाँ, लेकिन चाचा बलदेव, मैं आपसे पहले एक तार तकनीक सीखना चाहता हूँ। पार्थ मुस्कुराया। बेसिक कृपाण तकनीक स्तर 13 तक बढ़ गई थी और शैडोलेस स्विफ्ट ब्लेड और थंडरस ब्लेड तकनीक में महारत हासिल करने से कई क्षमतांक बचेंगे। बेसिक भाला तकनीक अभी भी ठीक थी, लेकिन बेसिक तार तकनीक अभी तक पर्याप्त नहीं थी। उसके पास 2 तार तकनीकें थीं, स्प्लिटिंग पाम और 8 त्रिकोण पाम। अगर उसने इन दोनों तार तकनीकों में महारत हासिल कर ली तो वे निश्चित रूप से कई विशेषता अंक लाएंगी। बेसिक तार तकनीक। चाचा बलदेव रुके और फिर सिर हिलाया। ठीक है, रात के खाने के बाद वापस आओ और मैं तुम्हें तार तकनीक सिखाऊंगा। वह मुट्ठी और तार दोनों तकनीकों में निपुण थे। पार्थ ने अपनी कृपाण को उसकी जगह पर लौटा दिया, वापस चलते हुए अपनी बेसिक कृपाण तकनीक की जांच की। एक दोपहर की अवधि में बेसिक कृपाण तकनीक स्तर 7 से स्तर 15 तक बढ़ गई थी, जिससे महत्वपूर्ण प्रगति हुई, लेकिन आगे बढ़ना तेजी से मुश्किल होता जा रहा था। इसके अलावा इतने सारे स्तरों के सुधार के बावजूद इसने केवल एक विशेषता को अनलॉक किया था। बेसिक कृपाण तकनीक लव 15 0% विशेषताएं, शक्तिशाली स्तर 15, भयंकर हमला स्तर 15, भयंकर स्लैश स्तर 12, घातक स्तर 9, भयंकरता स्तर 3। भयंकरता। प्रत्येक स्तर वृद्धि धमकी प्रभाव को 30% तक बढ़ाती है, केवल बेसिक कृपाण तकनीक का उपयोग करते समय प्रभावी। कृपाण तकनीकों की विशेषता, जो भयंकर, तेज और प्रभावशाली थी, विरोधियों को स्वाभाविक रूप से डरने और संकोच करने या यहाँ तक कि संलग्न होने पर जमने या भागने के लिए प्रेरित कर सकती थी। ये भयंकरता विशेषता उस प्रभाव का प्रतीक थी, लेकिन एक नोट था। ये नोट उसके पिछले संदेह की ओर पुष्टि करता है कि बेसिक मार्शल आर्ट और उन्नत मार्शल आर्ट एक साथ प्रभाव नहीं डाल सकते थे। यह उसी तरह है जैसे बेसिक भाला तकनीक की हिट और ब्लॉक की गणना स्तर 8 भाला कौशल के ब्लॉक और हिट से अलग से की जाती है। पहले रात का खाना खत्म करो, फिर बेसिक तार तकनीक का अभ्यास करो। एक बार जब ये सभी मार्शल आर्ट अधिकतम हो जाते हैं तो मैं डार्क पावर तक पहुंच सकता हूं। पार्थ ने सोचा। रात के खाने के बाद वह प्रशिक्षण मैदान में लौट आया। कई लोग पहले ही आ चुके थे। इस अवधि में प्रशिक्षण कई लोगों के लिए एक आदत बन गया था। इसके अतिरिक्त कई दर्शक थे और कोई कह सकता है कि यह उपलब्ध मनोरंजन के कुछ रूपों में से एक था। कुछ बच्चे वयस्कों की चालों की नकल कर रहे थे, जो कुछ हास्यास्पद लग रहा था। चाचा बलदेव पास आए। हमेशा की तरह अभ्यास करने की जल्दी नहीं थी, लेकिन मुट्ठी और तार तकनीकों के बीच अंतर समझा रहे थे। उसके अनुसार मुट्ठी तकनीकें शक्तिशाली रूप से जोरदार होती हैं, जिनमें बल लगाने के सीधे और क्रूर तरीके होते हैं। अभ्यासकर्ता ईंटें तोड़ सकते हैं और मुंह के हथौड़े या क्रोबार की तरह वार कर सकते हैं, सिर्फ पसलियों या पेट पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। तार तकनीकें दूसरी ओर लचीली होती हैं और बदल सकती हैं और पकड़ सकती हैं, जिससे धक्का देना, काटना, चोंच मारना और हुक करना सुविधाजनक हो जाता है। हालांकि मुट्ठियों की तुलना में थोड़ी कमजोर होती हैं, लेकिन वे गर्दन और ठोड़ी जैसे कमजोर क्षेत्रों पर हमला करने में प्रभावी होती हैं।
मार्शल कलाकार आमतौर पर मुट्ठी और ताड़ दोनों तकनीकों में प्रशिक्षण लेते हैं, चालों को जोड़ते हैं जैसे ताड़ हुक को शक्तिशाली मुक्कों के साथ, लेवल 8 मुट्ठी तकनीक को स्प्लिटिंग पाम के साथ जोड़ना। इसके बाद उसने बेसिक ताड़ तकनीक आंदोलनों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चूंकि यह पहला अभ्यास था, बेसिक ताड़ तकनीक का कौशल स्तर धीरे धीरे बढ़ा। पार्थ जल्दी में नहीं था। उसका कल अंबिका नगर जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय 1 या 2 दिन बेसिक मार्शल आर्ट स्तरों को बढ़ाने में बिताना, आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करना। 20 मिनट से भी कम समय बाद एक हल्का गर्म कट उमड़ पड़ा क्योंकि बेसिक ताड़ तकनीक का स्तर बढ़ गया। पार्थ ने अपने कौशल बार को देखा। बेसिक ताड़ तकनीक लव 1 0.2% विशेषता स्विफ्ट स्तर 1। इसमें केवल एक विशेषता थी। पार्थ को याद आया कि बेसिक मुट्ठी तकनीक को बढ़ाने से शुरू में केवल एक विशेषता अनलॉक हुई थी, शक्तिशाली, जिसने ताकत बढ़ाई। उसने अभ्यास जारी रखा। फिर से स्तर बढ़ने के बाद उसने ताड़ तकनीकों के साथ अभ्यास करने के लिए चाचा बलदेव की तलाश की। कौशल स्तर सुधार दर में काफी वृद्धि हुई। स्तर 3 तक पहुंचने पर एक नई विशेषता अनलॉक हुई। बेसिक ताड़ तकनीक लव 3 0.0% विशेषताएं स्विफ्ट स्तर 3 मजबूत शरीर स्तर 1। पार्थ ने चुपके से देखा, सोच रहा था कि अगली अनलॉक की गई विशेषता शक्तिशाली विशेषता हो सकती है। और वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। पल भर में रात बीत गई थी। गुरदीप और अन्य जल्दी लौट आए क्योंकि उन्होंने अगले दिन जल्दी शिकार पर जाने की योजना बनाई थी। पार्थ का इस बार शामिल होने का इरादा नहीं था। 20 लोगों के साथ और हाथों में राइफलें, उनकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। जब तक वे खतरनाक क्षेत्रों से बचते थे तब तक उन्हें मध्यम स्तर के भयंकर जानवर का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं थी। पार्थ ने अपनी बेसिक ताड़ तकनीक पर नजर डाली, अब स्तर 10 पर। बेसिक ताड़ तकनीक लव 10 0.0% विशेषताएं स्विफ्ट स्तर 10 मजबूत शरीर स्तर 8 शक्तिशाली स्तर 6 आध्यात्मिक स्तर 4 फम शक्ति स्तर 1। वह अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि ये विशेषताएं बेसिक मुट्ठी तकनीक द्वारा अनलॉक की गई विशेषताओं की तुलना में सिर्फ समान नहीं थी, वे समान थीं। केवल अंतर अनुक्रम था। चपलता और हमले की गति में सुधार करने वाली विशेषताएं ताड़ तकनीक द्वारा पहले और मुट्ठी तकनीक द्वारा बाद में अनलॉक की गईं, ताकत बढ़ाने वाली विशेषताओं के लिए इसका विपरीत सच था। फिर भी स्तर 10 बेसिक ताड़ तकनीक द्वारा लाए गए बुनियादी विशेषताओं में वृद्धि महत्वपूर्ण थी, जिसमें 20 से ज्यादा अंक जोड़े गए थे। दोपहर में विशाल बंजर भूमि पर 20 से 30 लोगों की एक टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर ये पार्थ के परिवार के गढ़ के लोग थे। टीम में हर कोई मुस्कुरा रहा था, खासकर टीम के अंत में वरुण और हेमंत। वे लंबे समय से शिकार पर नहीं गए थे और स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। हालांकि उन्हें रास्ते में कोई खतरा नहीं हुआ और पार्थ के परिवार के गढ़ के लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। पूरी शिकार प्रक्रिया हल्की और सुखद थी। सबसे प्रत्याशित बात यह थी कि वे शिकार के बाद कुछ शिकार को अपने इनाम के रूप में वापस ले जा सकेंगे। जब जोया बंधु और अन्य आसपास थे तो यह अकल्पनीय था। टीम के सामने अरुण ने गगन को देखा और मुस्कान के साथ कहा, इस बार इतनी बड़ी फसल के लिए गगन का योगदान अपरिहार्य है। वास्तव में उसने 200 मीटर से ज्यादा दूर से उस जंगली बैल को तीर से मारा और 2 रेगिस्तानी खरगोश दोनों उसी के द्वारा खोजे गए और गोली मारे गए, प्रत्येक को एक तीर से मारा गया। वास्तव में एक युवा नायक। सभी ने उसकी प्रशंसा की। गौरव गू जियंघाई मुस्कुराना बंद नहीं कर सका, लेकिन फिर भी विनम्रता से कहा, मैं उतना महान नहीं हूं जितना आप कहते हैं। ये सिर्फ भाग्य है। विश्वजीत बंधुओं और अन्य लोगों ने इस बार सबसे ज्यादा योगदान दिया। ये सुनकर सभी ने विश्वजीत बंधुओं की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में गगन का तीरंदाजी उत्कृष्ट था, लेकिन विश्वजीत बंधुओं का तीरंदाजी कौशल भी ज्यादा पीछे नहीं था। वे तीनों टीम में मुख्य बल थे। विश्वजीत और उसका भाई दोनों मुस्कुराए और यह सुनकर सिर हिलाया। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि गगन के प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वास्तव में उनकी अनुपस्थिति के दौरान गढ़ में काफी बदलाव आया था। हालांकि सभी की प्रशंसा सुनकर गगन उदासीन था। उस आदमी की तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। उसे कुछ दिन पहले का दृश्य याद आया जब वह पार्थ के साथ शिकार पर गया था। बाद वाले के शिकार कौशल सहज थे, खुद के विपरीत, जो भले ही उसने शिकार को मारा, एक तीर से उसे मार नहीं सका और अक्सर उसके खून बहने तक उसका पीछा करना पड़ा। उसे और कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। दूर वॉच टावर पर किसी ने एक दूरबीन से दृश्य देखा। उनका चेहरा तुरंत उत्साह से भर गया और जल्दी से घंटी बजाई। घंटी गूंज उठी। जल्द ही लोग सभी दिशाओं से इकट्ठा हुए, घबराए हुए और उत्सुक दोनों महसूस कर रहे थे। कई पार्थ के परिवार के गढ़ के मूल सदस्य थे। चूंकि शिकार टीम सुबह निकली थी, वे किनारे पर थे क्योंकि यह पहली बार था जब पार्थ उनके साथ नहीं गया था। क्या शिकार टीम उसके बिना ठीक होगी? सभी लोग चिंता न करें। वॉच टावर पर आदमी हंसा और कहा, इस बार हर कोई सुरक्षित है और हमारे पास एक अच्छी फसल है जिसमें कई शिकार हैं। सच में कई शिकार। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। ही जब वे पहुंचेंगे तो तुम देखोगे। वॉच टावर पर एक और व्यक्ति हंसा। ज्यादा देर बाद नहीं, शिकार टीम शिकार से लदी हुई गढ़ में लौट आई। पार्थ के परिवार के गढ़ के मूल सदस्य तुरंत आराम कर गए। शिकार टीम की सुरक्षित वापसी पहले से ही बड़ी खबर थी। इसके विपरीत जोया गढ़ के पूर्व सदस्यों ने इस दृश्य को देखकर सदमा और ईर्ष्या दिखाई। गुरदीप ने भीड़ को स्कैन किया और एक गहरी सांस ली। अब गढ़ की आबादी 1000 के करीब थी, जिसमें 100 से ज्यादा सक्षम युवा पुरुष थे और इससे भी ज्यादा महिलाएं थीं। अगर वे समान वितरण के साथ जारी रखते हैं तो यह निस्संदेह हास्य की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। काम के अनुसार वितरण के सिद्धांत की घोषणा करने का समय आ गया था, निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए सभी के उत्साह को भी बढ़ाना। भीड़ में पार्थ चुपचाप पीछे हट गया। अपने पिता को सभी के साथ सुरक्षित लौटते और बहुत सारा शिकार देखकर वह भी मुस्कुराया।
वह अस्थायी रूप से सभी की मदद कर सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सबसे अच्छा होगा अगर वे आत्मनिर्भर हो सकें। वह प्रशिक्षण मैदान में लौट आया। पार्थ को लौटते देखकर चाचा बलदेव ने पूछा, क्या कुछ हुआ? पार्थ ने सिर हिलाया। चाचा बलदेव मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दिए गए हथियारों और इतने सारे लोगों के साथ अगर वे एक मध्यम स्तर के भयंकर जानवर का सामना करते हैं तो भी वे सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते हैं। वास्तव में, पार्थ भी मुस्कुराया और फिर कहा, चाचा बलदेव, मैं कल खतरनाक क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा हूँ। तुम खतरनाक क्षेत्र में जाना चाहते हो? चाचा बलदेव चौंक गए। हाँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ और अगर सुविधाजनक हो तो अंबिका नगर जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या मैं कुछ ब्लड पिल्स खरीद सकता हूँ। पार्थ ने समझाया, एक निम्न स्तर के भयंकर जानवर को मारने से ज्यादा पैसा या अनुभव अंक नहीं मिलते थे। ज्यादा संसाधन प्राप्त करने के लिए उन्हें मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों या यहाँ तक कि उच्च स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करना पड़ता था। चाचा बलदेव एक पल के लिए चुप रहे, फिर सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। हमारा गढ़ अंबिका नगर की तुलना में तो क्या, सौभाग्यगढ़ से भी बहुत पीछे है। तुम्हें बाहर जाने और प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। लेकिन उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, गढ़ और अंबिका नगर के बीच के क्षेत्र में सावधान रहो, लेकिन तुम्हें ठीक होना चाहिए। हालांकि उत्तर की ओर तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। चाचा बलदेव का मतलब है कि उत्तर की ओर जाने पर मैं उच्च स्तर के भयंकर जानवरों का सामना कर सकता हूँ। पार्थ ने जल्दी से पूछा, सिर्फ उच्च स्तर के भयंकर जानवर नहीं? चाचा बलदेव की आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। अतीत में जानवरों की लहरें उस दिशा से आई थीं। न केवल उच्च स्तर के भयंकर जानवर हैं, बल्कि कई एलीट स्तर के भयंकर जानवर भी हैं। अफवाह है कि वहां एक कमांडर स्तर का भयंकर जानवर भी छिपा हुआ है। अंबिका नगर के सी स्तरीय जागृत लोग भी अगर ऐसे जानवर का सामना करते हैं तो वे केवल भाग सकते हैं। कमांडर स्तर का भयंकर जानवर। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। ऐसे जानवर आमतौर पर 10 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं, उनकी त्वचा बेहद सख्त होती है, बड़े कैलिबर के गोले से अप्रभावित होती है और उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि एक कमांडर स्तर का भयंकर जानवर एक मध्यम आकार के शहर को नष्ट कर सकता है। हाँ, चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। ऐसे जानवर ज्यादातर निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन एक बार जब वे दिखाई देते हैं तो परिणाम विनाशकारी होते हैं, क्योंकि वे कभी अकेले दिखाई नहीं देते हैं और अक्सर कई एलीट स्तर के भयंकर जानवरों के साथ होते हैं। तब उच्च स्तर के भयंकर जानवर भी सिर्फ तोप का चारा होते हैं। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो। उसने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। ऐसे जानवर आमतौर पर हमारे जैसे छोटे गढ़ों को नजरअंदाज करते हैं। अंबिका नगर भी ऐसा ही है। मध्यम आकार के शहर उनके लक्ष्य हैं। पार्थ को पता नहीं था कि क्या कहना है। जब होंठ चले जाते हैं तो दांत ठंडे होते हैं। अगर मध्यम आकार के शहर गिरते हैं तो छोटे शहर भी जल्द ही भयंकर जानवरों का लक्ष्य बन जाएंगे। अगर छोटे शहर गिरते हैं तो गढ़ों का भी ज्यादा अच्छा हाल नहीं होगा। इसके अलावा अंबिका नगर सौभाग्यगढ़ जैसा नहीं है। ये ताकतों का मिश्रण है, इसलिए वहां सावधान रहें, खासकर जागृत लोगों से। वे मूडी होते हैं और कुछ हमें एक ही जाति का भी नहीं मानते हैं। उनसे दूर रहना सबसे अच्छा है। हाँ चाचा बलदेव, मैं सावधान रहूंगा। पार्थ ने बार बार सिर हिलाया। अपने दिल में उसने सोचा कि अगर चाचा बलदेव को पता चलता कि वह जागृत लोगों को विरोधियों के रूप में मानता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। समय तेजी से बीता। देर रात, सब कुछ शांत था और उसका परिवार पहले ही नीचे सो चुका था। नहाने के बाद पार्थ बिस्तर पर बैठ गया। चूंकि वह सुबह जा रहा था, उसने आज रात अपने क्षेत्र को तोड़ने और अपनी मार्शल आर्ट में सुधार करने का फैसला किया। उसने विशेषता पैनल को देखा। क्षेत्र मिंगजिन, स्तर 15/0/3400, संविधान 507.54, शक्ति 549.71, चपलता 396, आत्मा 251.02, क्षमता अंक 49,652, 100 अंक एक दिन, अनुभव अंक 85। दो हल्के कौशल गुप्त मैनुअल के साथ साथ बेसिक तार तकनीक ने उसकी चपलता विशेषता को लगभग 80 अंक बढ़ा दिया। शक्ति और संविधान विशेषताएं भी 10 से ज्यादा अंक बढ़ गईं। गुंजन को मारने के कारण अनुभव अंक लगभग 70 अंक बढ़ गए। पार्थ ने अपनी जेब से एक सिगरेट का डिब्बा निकाला जो उसे गुंजन से एक स्पेस आइटम के रूप में मिला था। पिछली रात उसने अंदर सब कुछ गिना, दुर्भाग्य से कोई गुप्त मैनुअल नहीं मिला। उसने मध्यम ग्रेड ची ब्लड पिल्स की 6 बोतलें निकालीं। एक बोतल का उपयोग किया गया था। कुल मिलाकर 56 मध्यम ग्रेड ची ब्लड पिल्स बची थीं। उन सभी को लेने के बाद क्षमता अंक 1,61,652 तक पहुंच गए, जिससे डार्क पावर क्षेत्र तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। पार्थ ने कौशल बार को देखा और एक पल सोचने के बाद तार तकनीकों से शुरू करने का फैसला किया। मुट्ठी और लात मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा शारीरिक विशेषताएं जोड़ते हैं। आयरन क्लॉथ शर्ट, सोल एनिहिलेटिंग फिंगर और हथियार मार्शल आर्ट जैसे अन्य मार्शल आर्ट तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वह कल पर्याप्त अनुभव अंक जमा नहीं कर लेता। चलो स्प्लिटिंग पाम से शुरू करते हैं। सुबह चाचा बलदेव के साथ अभ्यास करने के बाद उसकी बेसिक तार तकनीक स्तर 13 तक बढ़ गई थी। इसलिए उसे स्प्लिटिंग पाम को शुरुआती स्तर तक बढ़ाने के लिए केवल एक अनुभव बिंदु की जरूरत थी। जैसे ही एक हल्का गर्म कट उसके शरीर में बह गया, पार्थ के दिमाग में एक स्पष्ट स्मृति सतह पर आ गई। स्प्लिटिंग पाम, प्रारंभिक झलक 0%, विशेषताएं, लाइट स्पिरिट स्तर 1, आध्यात्मिक स्तर 1। अनलॉक की गई दो विशेषताओं ने पार्थ को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। एक चपलता विशेषता को बढ़ाता है और दूसरा हमले की गति को बढ़ाता है, जो स्प्लिटिंग पाम की शैली में फिट बैठता है, जो तेज और लचीला है। पार्थ ने एक और अनुभव बिंदु जोड़ा और कौशल स्तर आधा बढ़ गया। एक और बिंदु के बाद कौशल स्तर छोटे सफलता क्षेत्र तक पहुंच गया, लेकिन कोई नई विशेषताएं अनलॉक नहीं हुई। 3 और अनुभव अंक का उपयोग करने के बाद उसने एक अजीब सनसनी महसूस की।
स्प्लिटिंग पाम हॉल में प्रवेश 0%। विशेषताएं लाइट स्पिरिट स्तर 3, आध्यात्मिक स्तर 3, ग्रेट स्लैश और हैंग स्तर 1। ग्रेट स्लैश और हैंग प्रत्येक स्तर के लिए कौशल बढ़ता है। स्प्लिटिंग पाम की शक्ति अतिरिक्त 30% तक बढ़ जाती है। तार तकनीक की शक्ति बढ़ाता है। पार्थ ने सोचा कि विशेषता का नाम स्प्लिटिंग पाम पर पूरी तरह से फिट बैठता है। अगर वह इसे पूर्णता क्षेत्र तक बढ़ा सकता है तो शक्ति लगभग दोगुनी हो जाएगी। 15 और अनुभव अंक का उपयोग करने के बाद स्प्लिटिंग पाम आखिरकार पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गया। स्प्लिटिंग पाम पूर्णता सुधार नहीं किया जा सकता। विशेषताएं लाइट स्पिरिट स्तर 5, आध्यात्मिक स्तर 5, ग्रेट स्लैश और हैंग स्तर 3, अशिंग स्ट्राइक स्तर 1। अशिंग स्ट्राइक पार्थ की आंखें चमक उठीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह एक सक्रिय कौशल था और नाम से अंदाजा लगाते हुए यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।